हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर चल रहा था। पिछले लेक्चर में मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के बारे में बताया था और वहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के बारे में बताया था और उससे जुड़े हुए सारी जो भी चीज़ें थी, जो भी प्रोसेस थे, वो सारी चीज़ें आपको बताया था कि ऊपर से नीचे जाते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में तो एसआरपी बढ़ता था कि घटता था, ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ता था कि घटता था। और अगर हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के बारे में नॉलेज है तो हम वहाँ पर और क्या क्या चीज़ें वहाँ पर बता सकते थे। कौन मेटल किस मेटल को उसके साथ के सोल्यूशन से हटा सकता है, कौन नॉन मेटल किस नॉन मेटल को उसके साथ के सोल्यूशन से हटा सकता था। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताई थी। अगर आपने नहीं देखा तो उसमें जाकर के देखिए। आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं, अगर कोई गैल्वेनिक शेल है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, दो हाफ शेल है, ठीक है, उसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट्स था, कोई एक इलेक्ट्रोड था, दोनों ही हाफ शेल में। अब सवाल आता है कि अगर उस इलेक्ट्रोलाइट्स की कंसंट्रेशन को हम बदल दें, ठीक है, अगर उसकी कंसंट्रेशन को चेंज करते चले जाए, क्या उसके ईएमएफ ऑफ शेल के ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा, और अगर पड़ेगा तो किस प्रकार से पड़ेगा, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। और अगर हम वहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स का जो टेम्परेचर है, अगर उसमें बदलाव करें, जैसे अभी कोई और टेम्परेचर था, बढ़ा दे घटा दे, ऐसा अगर कुछ करते हैं तो क्या उसके ईएमएफ ऑफ शेल पे कोई प्रभाव पड़ेगा, कोई इफेक्ट पड़ेगा, तो हम उसकी बात करने जा रहे हैं। और इसके बारे में जो हमें समझाते हैं वो है नस्ट, और नस्ट अपना एक इक्वेशन से इस बात को समझाने जा रहे हैं कि कैसे कंसंट्रेशन के ऊपर ईएमएफ ऑफ शेल डिपेंड करेगा, कैसे टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा, वो सारी चीज़ें बताते हैं। तो चलिए आइए हम यहाँ पर देखते हैं नस्ट इक्वेशन। और नस्ट इक्वेशन यहाँ पर हमें सिखाएगा, क्या सिखाता है देखते हैं। कहते हैं नस्ट इक्वेशन में द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, आयंस की कंसंट्रेशन का इफेक्ट, अगर कोई गैस है तो उसकी प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा, और टेम्परेचर ऑन ईएमएफ ऑफ गैल्वेनिक शेल, या फिर जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर एक पर्टिकुलर हाफ शेल है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे। वी यूज नस्ट इक्वेशन। अगर हमें कंसंट्रेशन का, आयंस की कंसंट्रेशन का, अगर कोई गैसेस है तो उनकी प्रेशर का और टेम्परेचर का इफेक्ट देखना है तो हमें नस्ट इक्वेशन को देखना पड़ेगा। वही एक्सप्लेन करता है कि आखिर किस प्रकार से वहां पर वो डिपेंड करेगा। तो चलिए यहाँ पर आते हैं और समझते हैं। नस्ट इक्वेशन को अगर हम डिराइव करते हैं तो एक फॉर्मूला चलता है डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट का, वो हमें याद रखना है। डेल्टा जी बराबर हो जाता है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT लॉग बेस 10 क्यू। और आपको पता होगा क्यू कौन है यहाँ पर, रिएक्शन क्यूशेंट। मैंने आपको बताया था क्यू यहाँ पर एक रिएक्शन क्यूशेंट है, और रिएक्शन क्यूशेंट को कैसे लिखा जाता है तो उसके बारे में भी मैंने आपको में वहाँ पर क्या बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में बताया था। ठीक है, जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लिखा जाता है केपी के सी को, वैसे सेम इनको भी लिखा जाता था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। फिर अब हमें एक बात और पता है, अगर डेल्टा जी को अगर लिखना चाहें, क्योंकि पिछले लेक्चर पे मैंने आपको एक बात ये भी बताई थी, ठीक है, अगर कोई गैल्वेनिक शेल है उसमें गिब्स एनर्जी का चेंज क्या आएगा या फिर वर्क डन क्या आएगा, वो भी आपको फॉर्मूला बताया था, है कि नहीं। मैंने आपको बताया था कि डेल्टा जी आपको निकालना है तो NEF माइनस में NEF हो जाता था, और डेल्टा जी नॉट को अगर हम लिखना चाहें तो माइनस में NE नॉट एफ हो जाता था। ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे था, ये किसी भी कंडीशन पे था। अब अगर हमें डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट की वैल्यू पता चल गई, और हम क्या करें यहाँ पर डेल्टा जी और क्या बोलते हैं यहाँ पर डेल्टा जी नॉट की वैल्यू को पुट कर दें, और जब पुट कर देते हैं तो आपको पता है कि इनकी यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप देखते रहे यहाँ पर माइनस NEF यहाँ पर, और डेल्टा जी नॉट की यहाँ पर आपको पता है माइनस NE नॉट एफ हो जाएगा, और ये तो था ही 2.603 RT लॉग बेस 10 क्यू। अब एक चीज़ ध्यान देना, अगर मैं दोनों साइड माइनस NF से सबको डिवाइड कर देता हूँ, ऐसे समझना, ठीक है, यहाँ पर माइनस NF से डिवाइड कर देता हूँ, तो आपको पता है NF इधर से कैंसिल हो जाएगा, NF इधर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर तो कैंसिल होगा नहीं। और जब यहाँ पर रखते थे तो आप बताओगे यहाँ पर माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, इधर भी माइनस, यहाँ पर प्लस था तो माइनस आ जाएगा, और फाइनल जो फॉर्मूला आपका बनके तैयार हो जाता है वो ये है। ठीक है, ई शेल बराबर यहाँ पर क्या बचेगा बताओ, ई शेल, यहाँ पर ई शेल नॉट माइनस 2.303 RT लॉग बेस 10 Q अपान NF। तो ये फॉर्मूला बनके तैयार हो जाता है। ऊपर कहाँ से आया अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है। अब आगे जब भी बात की जाएगी नस्ट इक्वेशन, तो आपको यहाँ पर याद होना चाहिए ई शेल बराबर ई नॉट शेल माइनस 2.303 RT अपान NF लॉग बेस 10 Q। तो ये है नस्ट इक्वेशन। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, नस्ट इक्वेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसी को हम नस्ट इक्वेशन कहते हैं, आ समझ में। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इस इक्वेशन में, अगर आप देखें कुछ कांस्टेंट वाले टर्म हैं, जैसे आर की वैल्यू सबको पता है गैस कांस्टेंट है तो इसको जूल केल्विन पर मोल,
जूल पर केल्विन पर मोल के साथ रख देते हैं 8.314, और टेम्परेचर ज़्यादातर रूम टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सी, तो केल्विन में बोलेंगे 298 केल्विन यूज़ किया जाएगा। और दूसरा अगर हम बात करते हैं एफ की वैल्यू, आपको पता है कि अगर कूलाम के साथ वैल्यू रखी जाएगी 96500 कूलाम होता है। यहाँ पर 2.603 एक वैल्यू तो है ही, आर की वैल्यू, टी की वैल्यू और एफ की वैल्यू को यहाँ पर रख देते हैं। तो जा करके यहाँ पर क्या हो जाता है कि हम इसको सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके कि ये सब वैल्यू फिक्स है, तो एक नया फॉर्मूला यहाँ पर जन्म लेता है, उसका नाम है ई शेल बराबर ई नॉट शेल माइनस 0.059 अपान एन लॉग बेस 10 क्यू। तो ये जब हमें कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करना रहता है तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। आ समझ में, अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है तो हम इस फॉर्मूले का वहाँ पर यूज़ करते हैं। चलो यहीं पर एक बात और ऐसे बता दो आप रिलेशंस को। अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं, बताना यहाँ पर, अगर मैं कह दे तो ये तो मैंने 25 डिग्री से माना, तो ये चूँकि नस्ट इक्वेशन आया था टेम्परेचर का, प्रेशर का, कंसंट्रेशन का इफेक्ट बताने के लिए आया। अब अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, अगर मैं यहाँ पर टेम्परेचर, आप देख रहे फॉर्मूला का, मैं टेम्परेचर बढ़ाऊँ, देखो ई नॉट सेल तो नहीं बदलेगा क्योंकि आपको पता है ई नॉट सेल एक स्टैंडर्ड कंडीशन पे ही नापा गया, उसकी वैल्यू फिक्स है। अगर कुछ परिवर्तन हो सकता है तो ई शेल में होगा। और अगर हम यहाँ पर देखते हैं, अगर मैं कह दूँ भाई मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा हूँ, तो सवाल आता है ई शेल की वैल्यू पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो ई शेल की वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, तो यहाँ पर ध्यान देना। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो आप खुद सोचो इधर की पूरी वैल्यू बढ़ने लगेगी। और आपको पता है ई शेल कैसे आएगा, जब ई नॉट शेल में से कुछ वैल्यू को हम घटाएंगे, अब जो बचेगा वो ई शेल कहलाएगा। और अगर मैं कह दूं कि यहाँ पर वैल्यू बढ़ती जा रही है, ओवरऑल जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जाएगी, अब ई शेल में से हमें ई नॉट शेल में से ज़्यादा घटाना पड़ेगा, और ज़्यादा घटाते जाएंगे तो ओवरऑल वैल्यू यहाँ पर कम आएगा। जैसे एक एग्जांपल मैं कह दूं, मान लेता हूँ इसकी वैल्यू पहले 100 थी, ऐसे एक एग्जांपल आपको समझाने के लिए, और टेम्परेचर को बढ़ाया, पहले मान लेते किसी टेम्परेचर उसकी वैल्यू 20 थी, ओवरऑल ऐसे एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। तो आपको पता है 100 - 20 करेंगे तो हिसाब कितना आएगा, ई शेल का ऐसा एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं ना, 80 आएगा। फिर आपने टेम्परेचर को बढ़ाया, मान लेते हैं वैल्यू 40 हो गई, अब बताओ कितना आएगा, ई शेल की वैल्यू 60। आपने टेम्परेचर और बढ़ाया, मान लेते हैं 60 हो जाता है, अब 100 - 60 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 40 आता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि अगर हम कोई भी एक गैल्वेनिक शेल है, वहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज करते चले जाएंगे अकॉर्डिंग टू नस्ट इक्वेशन, वहाँ पर क्या हो जाएगा, ई शेल की जो वैल्यू होगी वो घटती चली जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ई शेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, घटती चली जाएगी। ये हमें दिख रहा है इस इक्वेशन से, आया समझ में। अब मैंने कहा कि अगर कभी वहाँ पर हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, ये तो मैंने रिलेशन बताया, अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है तो वहाँ पर तो हम लोग क्या करते हैं, ये यहाँ पर R 2.303 R T और F, इन सबको यहाँ पर इनकी वैल्यू के हिसाब से सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर वैल्यू बन के तैयार हो जाती है 0.059। ठीक है, 0.059 अपान n, यहाँ पर जो n है वो बचा रह जाता है क्योंकि डिफरेंट प्रोसेस में आप देखेंगे वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर n की वैल्यू डिफरेंट आएगी, तो इसलिए हम n की वैल्यू यहाँ पर कोई मान के नहीं चलेंगे, वो तो हमें देखना पड़ेगा कितने का चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है, मतलब जहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है वो कितने इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, जहाँ पर रिडक्शन हो रहा है वो कितने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर चलती है। तो चलो यहाँ पर अब एक और रिलेशन देखते हैं, कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट होगा, क्योंकि मैंने कहा नस्ट इक्वेशन इसी मकसद से तो पढ़ा जा रहा है। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयंस ऑन इमफ ऑफ गैल्वेनिक शेल। तो फॉर्मूला मैंने कहा न्यूमेरिकल पर्पस के हिसाब से देखा जाए तो ये हो जाता है ई शेल बराबर ई नॉट शेल माइनस 0.059 अपान एन लॉग बेस 10 क्यू। और आपको पता है क्यू यहाँ पर क्या है, आपको देखो क्यों बताओगे, रिएक्शन क्यूशेंट है। अच्छा, अगर रिएक्शन क्यूशेंट को लिखने का तरीका, अगर कोई भी रिएक्शंस है तो मैंने आपको कहा था प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट, अगर कंसंट्रेशन के रेस्पेक्ट में लिखते हैं। तो अगर आप खुद बताओ, यहाँ पर टेम्परेचर का इफेक्ट अभी आपको बताया, अगर आप क्यू को देखो, अगर मान लेते हैं किसी रिएक्शंस में हम देख रहे हैं क्यू की वैल्यू किसी कारणवश बढ़ाते जा रहे हैं, कंसंट्रेशन प्रेशर में परिवर्तन करके हम देख रहे हैं अगर क्यू की वैल्यू बढ़ेगी तो बताओ ई शेल की वैल्यू क्या होगी, सोच के बताओ, बढ़ेगी कि घटेगी। तो आप बताओगे अगर क्यू की वैल्यू बढ़ेगी तो ओवरऑल इधर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और जब वैल्यू बढ़ेगी तो आपको पता है ई नॉट सेल में से धीरे धीरे हमें ज़्यादा वैल्यू घटानी पड़ेगी और ओवरऑल इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, घटती जाएगी। जैसा टेम्परेचर का इफेक्ट अभी हम देख के आ रहे हैं, सेम वैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते थे, मतलब इधर वाला हिस्सा ऊपर वाला हिस्सा बढ़ाते थे, जिसकी वजह से पूरी वैल्यू बढ़ जाती थी और ये वैल्यू कम आने लगती थी। ऐसे अगर क्यू को भी बढ़ाएंगे तो इधर वाली वैल्यू ओवरऑल बढ़ जाएगी
और इधर वाली वैल्यू बढ़ेगी तो ई नॉट सेल में से अब हमें पहले से ज़्यादा घटाना पड़ेगा, और ज़्यादा घटाएंगे तो अब कम बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्यू की वैल्यू बढ़ेगी तो ई शेल की वैल्यू क्या हो जाती है, घटने लगती है। इस बात का आपको ध्यान देना। फिर आपको बताते हैं फ्रॉम द इक्वेशन इट इज क्लियर दैट हायर द वैल्यू ऑफ क्यू लोअर विल बी ईएमएफ ऑफ गैल्वेनिक सेल। वही आपको बता रहे हैं कि इस रिलेशन से भी आपको समझ में आ रहा है, अगर क्यू की वैल्यू बढ़ती जाएगी, क्यू की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो ई शेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, घटती जाती है। और इससे हमें एक फ़ायदा मिलेगा, भी मैं आगे आपको वहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, तो इससे ये समझ में आ जाता है कल को अगर कभी वो डिफरेंट कंसंट्रेशन दे दे, एक ही पर्टिकुलर सेल हो, एक पहला सेटअप दे कहे कि पहले इनकी कंसंट्रेशन ये थी, फिर एक दूसरा सेटअप दे दे कहे इनकी कंसंट्रेशन अब ये होगी, एक तीसरा सेटअप दे दे कि अब कंसंट्रेशन ये कर दिया गया आयंस का, और तब हमसे पूछ ले कि बताओ यहाँ पर उनके ईएमएफ ऑफ शेल पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन में उनका रिलेशंस क्या बनेगा। अगर ऐसा हमसे पूछा जाता है तो क्या होगा, तो वहाँ पर क्या होगा वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कह रहे फ्रॉम द इक्वेशन इट इज़ क्लियर दैट हायर द वैल्यू ऑफ क्यू लोअर विल बी ईएमएफ ऑफ गैल्वेनिक शेल, लोअर विल बी ईएमएफ ऑफ गैल्वेनिक शेल। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर स्टेप ऑफ कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ गैल्वेनिक शेल एट अ डिफरेंट कंसंट्रेशन। ठीक है, स्टेप फॉर कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ गैल्वेनिक शेल एट अ डिफरेंट कंसंट्रेशन। अगर कंसंट्रेशन को हम डिफरेंट ले लेते हैं, ठीक है, डिफरेंट कंसंट्रेशन, और उसके बाद हमसे पूछा जाए पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन में ईएमएफ ऑफ गैल्वेनिक शेल का क्या रिलेशन होगा, E1, E2, E3 में रिलेशन देखना हो तो हम कैसे देखेंगे। इतना तो हमें अभी तक क्लियर हो चुका है कि Q और E के बीच में उल्टा रिलेशन चलता है। E का मतलब ईएमएफ ऑफ शेल, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। तो वहाँ पर क्या हो जाता है, अगर वो कंसंट्रेशन देते हैं तो हम डायरेक्टली ई सेल का रिलेशन नहीं बता सकते, लेकिन हाँ Q1, Q2, Q3, क्योंकि हर एक केसेस में Q की वैल्यू भी बदलती चली जाएगी। अगर कंसंट्रेशन बदलते जा रहे हैं तो Q की वैल्यू भी बदलेगी, तो हमें वहाँ पर Q1, Q2, Q3 का एक रिलेशन देखना पड़ेगा, उनकी वैल्यू का ऑर्डर देखना पड़ेगा, और उनकी वैल्यू का जो ऑर्डर आएगा उसी का जस्ट उल्टा ऑर्डर उनके ईएमएफ ऑफ सेल का ऑर्डर आ जाता है। अभी मैं क्वेश्चन आपको कराता हूँ तो आपको और आइडिया लगेगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो आप देखें यहाँ पर, पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर हिंट देता हूँ। कह रहे जब भी अगर हमें वहाँ पर देखना होगा, जैसे कि मैं आपको पहले यहाँ पर बता देता हूँ फिर ऊपर चलता हूँ। मान लेते हैं यहाँ पर आप देखो दो केसेस हैं। कह रहे एट 25 डिग्री सी पे एक ईएमएफ ऑफ शेल, मतलब कह सकते सेल का रिप्रेजेंटेशन आपको दिया गया है, Zn से Zn2 प्लस 1 मोलर कंसंट्रेशन। आप बताओगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल का काम कर रहा है, और यहाँ पर Cu2 प्लस है Cu। यहाँ पर कॉपर की कंसंट्रेशन कितनी है, अब बताओगे 1 मोलर, ये रिडक्शन हाफ सेल है। ठीक है, और कह रहे हैं कि अगर इसकी वैल्यू E1 है, और दूसरा आपको बता रहा है वही सेम सेल है, बस यहाँ पर अब क्या हो जाता है, कह रहे हैं जिंक के आयन की कंसंट्रेशन को हम सेम रहने देते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल में, लेकिन कॉपर के आयन की कंसंट्रेशन आप ध्यान से देखें, यहाँ पर 1 मोलर था, यहाँ पर 0.1 मोलर कर देते हैं, रिडक्शन हाफ सेल। अब इसकी वैल्यू यहाँ पर आ जाती है E2। आपसे ये पूछा जा रहा है E1 और E2 का रिलेशन, मतलब कौन बड़ा कौन छोटा है, आप कैसे बताएंगे। तो यहाँ पर बताने का सिंपल सा तरीका, आपको सबसे पहले क्या करना है, जो भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, उससे जुड़ा हुआ एक सेल का आप रिएक्शंस लिखना है, रेडॉक्स रिएक्शंस लिखना है। और एक सिंपल सा तरीका मैं आपको बता दूँ, जैसे आपको बताया इधर ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, इसमें भी ये रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट है, ये रिडक्शन हाफ सेल है, ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट है। तो आप ऐसे लिख लो, यहाँ पर ये हमारा कौन है, रिएक्टेंट, और इधर वाला प्रोडक्ट, इस लाइन के इधर साइड वाला रिएक्टेंट, इधर साइड वाला प्रोडक्ट होता है। ऐसे इस लाइन के इस साइड वाला आपका हो जाएगा रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट हो जाएगा। और जब इनकी हम एक रेडॉक्स रिएक्शंस लिखते हैं तो इसमें हम देखेंगे जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो रिएक्टेंट साइड कौन कौन होगा, यहाँ से आएगा Zn, और यहाँ से कौन आएगा Cu2 प्लस। चलिए प्रोडक्ट साइड चलते हैं। प्रोडक्ट साइड आपको कौन मिलेगा, Zn2 प्लस, और यहाँ पर कौन आ जाता है, अगर आप बात करते हैं प्रोडक्ट साइड, कॉपर। कॉपर और जिंक अगर मैंने लिखा वो सॉलिड फॉर्म में, मतलब मेटालिक फॉर्म में, और जो आयंस लिखे गए हैं इसका मतलब वो एक्वस में है, और जो एक्वस में होता है उन्हीं की हम कंसंट्रेशन को लिखते हैं। ये हमारी एक क्या है वहाँ पर, रेडॉक्स रिएक्शंस है। इस रेडॉक्स रिएक्शन के हिसाब से और इनके हिसाब से अगर हम यहाँ पर Q का फॉर्मूला लिखे, या फिर कह सकते हैं Q1 का फॉर्मूला, तो मैंने कहा था Q को कैसे लिखते थे बताओ। पहले प्रोडक्ट के आयन की कंसंट्रेशन कौन है, Zn2 प्लस। तो बताओ कि यहाँ पर प्रोडक्ट साइड इस रिएक्शन में देख रहे हैं Zn2 प्लस की कंसंट्रेशन,
फिर सवाल आता है और कोई है प्रोडक्ट साइड, अब बताओ कि ये सॉलिड, हम सॉलिड को लिखते नहीं हैं। फिर आते हैं अपान करके हम रिएक्टेंट साइड आते हैं, और रिएक्टेंट साइड आते हैं तो जेड को लिखे नहीं, ये सॉलिड फॉर्म में, यहाँ पर एक आयन है Cu2+ का, उसको लिखते हैं अपान Cu2+ की कंसंट्रेशन, ऐसे लेंगे। अब जब Q1 की वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं तो इनकी वैल्यू मतलब इनकी आयंस की कंसंट्रेशन, Zn को पहले रखना मतलब कितना है 1, फिर कॉपर वाले को रखना है उसका भी 1 दिया है, तो Q1 की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, 1 आ जाए। ये पहला वाला केस हुआ, इसमें Q1 की वैल्यू। अब दूसरे वाले केस में फिर से आप देख रहे हो वही सेम रिएक्शन है, वही शेल है, जिंक का ऑक्सीडेशन कॉपर का रिडक्शन, मतलब इसी से ही काम चलने वाला है। अब यहाँ पर जब हम Q2 निकालते हैं, अब फिर से वही लिखेंगे भाई Zn2+ की कंसंट्रेशन और Cu2+ की कंसंट्रेशन अपान करके। अब Q2 बराबर हम जब इसकी वैल्यू रखते हैं, पहले Zn की वैल्यू 1 मोलर दिया है तो 1 रख दो, और कॉपर की वैल्यू कितना दिया है 0.1 मोलर। अब जब इसको हम लिखते हैं तो यहाँ पर आ जाता है कितना 10। तो आप खुद बताओ, ये 1 है और ये 10 है, तो आपसे अगर पूछा जाए तब क्या बताओगे यहाँ पर। अच्छा, एक और सेटअप आपको दिया गया, तीसरा वाला, इसको भी देखते हैं। थर्ड सेटअप में जिंक का कंसंट्रेशन आप देख रहे हैं 0.1 मोलर, जबकि कॉपर का 1 कर दिया गया, लेकिन फिर से जिंक का ऑक्सीडेशन कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। अब यहाँ पर हम Q3 लिखते हैं, फिर से वही सेम फॉर्मूला होगा, Zn की कंसंट्रेशन है 0.1, जबकि कॉपर का कितना है 1, तो ये आ जाएगा कितना 0.1। तो अब अगर देखा जाए सबसे बड़ी वैल्यू कौन है, Q2, उसके बाद कौन सी वैल्यू आ रही है बताओ, ये, क्योंकि ये तो 1 है तो बेचारा 0.1 है। अब बताओ कि Q1, उसके बाद किसका नंबर आएगा Q3 का। अब देख रहे हो, ये हमने Q के साथ रिलेशन देखा, इन सेल के लिए इनके Q1, Q2, Q3 का रिलेशन देखा, और मैंने आपको पहले ही बताया था कॉन्सेप्ट में, इस बात का ध्यान देना, Q और E शेल एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, मतलब एक बढ़ा तो दूसरा घटा, ठीक, ऐसा कुछ वहाँ पर था। तो मैंने आपको यही बताया कि अगर ये Q1, Q2, Q3 का ऑर्डर है तो इसी का जस्ट उल्टा ऑर्डर किसका हो जाएगा बताओ। अगर Q3 सबसे छोटा है Q में तो E3 क्या हो जाएगा, ईएमएफ ऑफ शेल थर्ड वाले का सबसे ज़्यादा, उसके बाद कौन आ जाएगा E1, और अगर Q2 सबसे बड़ा है, Q2 सबसे बड़ा है तो उसका सबसे छोटा हो जाएगा E शेल की वैल्यू। तो बताओगे यहाँ पर E2 सबसे कम हो जाएगा। तो कहने का मतलब इस एग्जाम्पल से आपको मैंने यही समझाने की कोशिश की है कि अगर कभी भी आपको ऐसा मिले, ठीक है, सेम शेल है, बस उसमें आयंस की कंसंट्रेशन को डिस्टर्ब करता चला जा रहा है, बदलता जा रहा है, और कह दिया जाए कि उनके ईएमएफ ऑफ शेल का एक ऑर्डर अरेंज करके बताओ कौन ज़्यादा है कौन कम है, ऐसा, तो वहाँ पर हमारा पहला काम होगा कि हम अभी उसको छोड़ते हैं, साइड में रखते हैं E1, E2, E3 को। हम क्या करेंगे, वहाँ पर सबसे पहले उसके Q1, Q2 और Q3 की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, और जब Q1, Q2, Q3 की वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं तो मैंने आपको बताया कि ऊपर फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था वहाँ पर ये साबित हो रहा था कि Q और E शेल के बीच में उल्टा रिलेशन होता है। Q बढ़ता जाएगा तो E शेल घटता चला जाएगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। तो इसका मतलब यह है कि हम जो Q का ऑर्डर लगाएंगे उसका जस्ट उल्टा ऑर्डर क्या हो जाएगा, ईएमएफ ऑफ गैल्वेनिक शेल का हो जाएगा। बताओ, इतना क्लियर है सबको। तो ये आपको बताया गया यहाँ पर उन्होंने Q1, Q2, Q3 का वैल्यू निकाला, और मैंने कहा था कि आपको सबसे पहले जब भी कोई शेल दिया जाए तो उसको देख करके आप वहाँ पर एक शेल रिएक्शंस लिख डालो, जिससे कि उसमें कोई कंफ्यूजन ना हो, कौन रिएक्टेंट है कौन प्रोडक्ट। ऐसा ना हो कि पता चले कि जो आप यहाँ पर रख रहे कॉपर को ऊपर कर दिया, जिंक को नीचे कर दिया, नहीं, क्योंकि ये एक हाफ शेल है, एक हाफ शेल है, यहाँ पर एक प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पर एक प्रोसेस हो रहा है। इस प्रोसेस में इधर साइड ये जो लाइन खींची गई, इसके इधर साइड वाला रिएक्टेंट और इधर साइड वाला प्रोडक्ट, ऐसे यहाँ पर भी इस लाइन के पहले जिसको लिखा गया लेफ्ट साइड वो कौन होगा आपका रिएक्टेंट, और राइट साइड जो होगा वो आपका प्रोडक्ट होगा। तो ऐसे आप समझ करके, या फिर आप कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका तो कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्टली देख करके वहाँ पर रिएक्शंस लिख लेंगे। और सिलेक्शन में जो सॉलिड फॉर्म में होता है उसकी कंसंट्रेशन को नहीं लिखा जाता है, जो आयनिक फॉर्म में होंगे या फिर कोई गैसेज वगैरह है उनका प्रेशर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ था यहाँ पर। तो मैंने आपको ये बताया Q1, Q2, Q3 की वैल्यू लिखा, और वैल्यू को अलाइंस करते हैं तो यहाँ पर यह आ जाता है, ठीक है, Q2 सबसे ज़्यादा, फिर Q1, फिर Q3, और इसका जस्ट उल्टा ऑर्डर क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब बताओगे E3, E1 एंड E2, ऐसा कुछ होता है। आज समझ में मिटा इसको। चलिए अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस बता दो। अगर आपसे ऐसा कह देता है 25 डिग्री सी नस्ट इक्वेशन, 25 डिग्री सी की बात चल रही है, मतलब 25 डिग्री सी मतलब आपको पता है टेम्परेचर फिक्स कर दिया, जो मैंने कहा था नस्ट इक्वेशन को। ऐसे तो फॉर्मूला E सेल बराबर E नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपान NF log बेस 10 Q था। अब वो 25 डिग्री से बोलने का मतलब है कि T की जगह पर 298 रख देना, 2.30 तो है ही,
ठीक, उसके बाद एफ की वैल्यू तो आपको पता है, सब कुछ वैल्यू रख करके सॉल्व करोगे आपको पता है 0.059 आ जाता है। तो आपसे पूछा जाए कौन सा रिलेशन यहाँ पर सही, जैसे कि अगर मैंने आपको यहाँ पर भी जिंक का ही केस बताया था यहाँ पर, तो आप खुद ध्यान दें, तो मैंने आपको एक रिएक्शंस वहाँ पर लिखा था Zn सॉलिड, फिर Cu2 प्लस एक्वस मतलब आयंस, फिर मैंने कहा था यहाँ पर Zn2 प्लस एक्वस, फिर अब क्या बताओगे वहाँ पर Cu सॉलिड, ठीक ऐसे तो था। अब यहाँ पर ध्यान देना, अब आपसे यहाँ पर क्या कहना चाहता है, ठीक है, अगर इसके लिए देखो यहाँ पर आपको पता है फॉर्मूला तो ये चलता है, ई शेल बराबर ए नॉट शेल माइनस 0.059 अपान एन ना लॉग, और उसके बाद यहाँ पर एन लॉग मैंने कहा था क्यू। अब क्यू को जब लिखते हैं तो क्यू को कैसे लिखते हैं बताए, पहले प्रोडक्ट साइड वाले लोगों को लिखते हैं, फिर अपान करके रिएक्टेंट साइड वाले लोगों को लिखते हैं। अब इसीलिए आपको बताया गया यहाँ पर अगर आयंस है तो इसको हम क्या लिखेंगे क्यू की जहाँ पर, आप बताओ आयंस की कंसंट्रेशन कौन से साइड का बताओ, ये हमारा कौन सा साइड है, अगर वैसे भी बोले यहाँ पर राइट हैंड साइड, और ये क्या हो जाता है लेफ्ट हैंड साइड। तो अब बताओगे यहाँ पर राइट हैंड साइड और क्या हो जाएगा यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड, ठीक ऐसे ही तो होता है। तो अब अगर यहाँ पर लिखते हैं तो अब बताओगे राइट हैंड साइड में पहले आयंस को लिखते हैं मतलब प्रोडक्ट साइड का, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं राइट हैंड साइड के आयन की कंसंट्रेशन अपान, अब बताओगे यहाँ पर आयंस कौन सा ये है, आप कहते हैं यहाँ पर आयंस कौन सी साइड पे लेफ्ट हैंड साइड का, तो क्योंकि जहाँ पर इसको अगर लिखना चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं। और ऐसा लिखते हैं तो पहला फॉर्मूला पहला रिलेशन देखते हैं, ई शेल बराबर ए नॉट शेल माइनस 0.059 अपान एन लॉग आयंस की कंसंट्रेशन राइट हैंड साइड अपान आयंस की कंसंट्रेशन लेफ्ट हैंड साइड। तो बताओ कि ये रिलेशन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, आज समझो। और सवाल आता है ये क्यों गड़बड़ हो गया, देखो यहाँ पर तो ई शेल बराबर ए नॉट शेल माइनस 0.059 अपान एन लॉग, आपको तो एम लिखने का मतलब वो मेटल की बात कर रहा है, वो इनकी बात कर रहे हैं, इनको लिखो आयन मत लिखो इनको लिखो। क्या हम सॉलिड के कंसंट्रेशन को लिखते हैं, आप बताओगे नहीं, क्योंकि उसके कंसंट्रेशन को यूनिटी मान लिया जाता है, तो इसलिए आप बताओगे यहाँ पर इसकी वजह से ये गड़बड़ हो गया, ये ऑप्शन कैंसिल हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर तो देख रहे हैं आप राइट हैंड साइड आयन लिख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड आयन लिख रहे हैं, ए शेल बराबर ए नॉट शेल प्लस 0.059 अपान एन, ये कहाँ पर गड़बड़ कर रहा है आप बताओगे, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने प्लस साइन लगाया, इसकी वजह से ये भी चले गए। और आगे बढ़ते हैं, ई शेल बराबर ए नॉट शेल माइनस 0.059 अपान एन, यहाँ तक तो ठीक है। फिर कह रहे हैं मेटल, और जैसे आपने कहा मेटल की कंसंट्रेशन रखी गई है, ये गलत हो जाता है। तो आप बताओगे कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, चलो इस क्वेश्चन में देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 में, फाइंड आउट इमेज ऑफ द गैलो ऑफ द शेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शंस टेक प्लेस एट 298 केल्विन। एक रिएक्शंस आपको यहाँ पर बताया गया है, इस रिएक्शन में अगर आप देख पा रहे हैं तो निकिल का क्या करवा रहे हैं, ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, और सिल्वर का अगर हम बात करते हैं एजी से वो एजी नॉट में जा रहे हैं मतलब जीरो जा रहा है, तो इसका रिडक्शन हो रहा है कि नहीं भाई। अब बताइए निकिल का ऑक्सीडेशन हो रहा है और सिल्वर का क्या हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन हो जाता है। और यहाँ पर इन्होंने आपको हिंट दिया है कि अगर ई शेल की बात करते हैं, ई शेल की ई नॉट शेल की वैल्यू को 10.5 वोल्ट बताया गया है, और कह रहे हैं 2.303 RT अपान एम बराबर 0.059 298 केल्विन पर रखा जा रहा है। ये क्वेश्चन पूछा गया था नीट 2022 में पूछा गया था, हालांकि कोई भी ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं था, एक ऑप्शन इसलिए हम और यहाँ पर ऐड कर देते हैं, वहाँ पर होगा 10.41, ठीक है, इतना वोल्ट यहाँ पर एक ऑप्शन ऐड कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। पूछना क्या चाहता है बताओ, ईएमएफ ऑफ द सेल है कि नहीं, हमसे कह रहे हैं कि आप ई शेल बता सकते हो क्या, अब बताओ। अब आपको पता है कि ई शेल बताने का हमारे पास रास्ता ई नॉट शेल दिया गया, आयंस की कंसंट्रेशन दिख रही है हमें, तो एक ही रास्ता है, वहाँ पर हम नस्ट इक्वेशन के साथ चले। और नस्ट इक्वेशन हमें क्या सिखाता है, कहता है भाई ई शेल बराबर ई नॉट शेल माइनस 0.059 अपान एन लॉग। अब खुद देख के बताओ हम किसकी कंसंट्रेशन रखें, इस रिएक्शन से डायरेक्ट बताओ। अब मैंने कहा था ये लोग रिएक्टेंट साइड है, ये प्रोडक्ट साइड है, पहले हम किसको लिखते थे, राइट हैंड साइड वाले जो आयंस है मतलब रिएक्शंस में, और राइट हैंड साइड कौन है आपका यहाँ पर निकिल, क्या सिल्वर को लिखेंगे तो सॉलिड, इसको नहीं लिखेंगे, निकिल को लिखते हैं। और यहाँ पर हम लिखेंगे भाई Ni2+ की कंसंट्रेशन। फिर यहाँ पर आता है रिएक्टेंट साइड, रिएक्टेंट साइड में इनको तो लिखेंगे नहीं और इनको लिखेंगे, याद रहे
कॉफिशिएंट पावर बनेगा, क्योंकि क्यू को लिखने का ये तरीका है जो आपको वहाँ पर केमिकल इक्विलिब्रियम में सिखाया गया। तो ये इसके पावर बन जाएंगे। चलिए अब यहाँ पर एक बात और बताइए, अब एन की वैल्यू रखनी होगी तो मैं क्या रखूँगा, एन चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो याद रखना निकिल अगर 0 से +2 में जा रहा है तो कितना इलेक्ट्रॉन निकाला होगा भाई ये, अब बताइए 2 इलेक्ट्रॉन निकाला होगा। और आपको पता है अगर सिल्वर यहाँ से 2 मोल सिल्वर यहाँ से यहाँ पर जा रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन लिए होंगे, तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन का जो आदान प्रदान हुआ इस मेन रिएक्शंस के लिए, जिसमें 2 मोल Ag और यहाँ पर आप क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर 1 मोल निकिल से आपका 1 मोल Na2+ आयन बन रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ओवरऑल 2 इलेक्ट्रॉन निकाला गया और 2 Ag ने उस 2 इलेक्ट्रॉन को पकड़ा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है। तो यहाँ पर चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर या फिर n की वैल्यू जो आएगा वो 2 आएगा, तो यहाँ पर n की वैल्यू 2 आ जाता है। तो चलो अब यहाँ पर वैल्यू को रखते हैं, ई शेल बराबर ई नॉट शेल की वैल्यू क्वेश्चन में दिया कितना 10.5, ठीक, माइनस 0.059 को राउंड फिगर करके क्या लिख सकते हो बताओ, 0.06 कर सकते हैं अपॉन n की वैल्यू 2 लॉग Na2+ की कंसंट्रेशन कितनी है बताओ, 1 2 3। तो यहाँ पर कह सकते हैं 10 की पावर -3 अपॉन Ag+ की कंसंट्रेशन 1 2 3, 10 की पावर -3 का क्या कर देंगे यहाँ पर हम, आपको बताइए स्क्वायर है, 10 की पावर -6 हो जाएगा, -6 और -3 कैंसिल होगा और 10 की पावर -3 ऊपर चला जाएगा और बन जाएगा 10 की पावर 3। और जब हम ई शेल निकालेंगे, अब तो कैलकुलेशन बचा ना, 10.5 आपको पता है माइनस यहाँ पर, इसको अगर हम सॉल्व करते तो कितना होगा 0.03 और यहाँ पर आ जाएगा कितना बताओगे लॉग 10 की पावर 3, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 10 की पावर -3 बचता है, ऊपर जाएगा 10 की पावर 3 और आपको पता है पावर आगे आ जाएगा, बचेगा log 3 और log 10 और log 10 की वैल्यू सबको पता है 1 हो जाती है। 10.5 और ये 3 आके यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 3 3 का 9, बताओगे 0.09। अब यहाँ से जब हम 0.09 को घटाते हैं इसमें से, तो यहाँ पर एक 0 भी बढ़ा लो, तो अब बताओगे कितना आ जाएगा 10.41 वोल्ट, जो कि कोई भी ऑप्शन उस बार मैच नहीं कर रहा था, तो ये कॉमन क्वेश्चन कर दिया गया था, ठीक है, जिन्होंने अटेम्प्ट किया रहा होगा उनको ये क्वेश्चन का नंबर मिला था। तो ऐसा कुछ यहाँ पर था, आ समझ में, 10.41 वोल्ट। चलिए इसको मिटाएं। चलिए एक और क्वेश्चन आता है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहे इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल Zn से Zn2+ जा रहा है। देखो यहाँ पर एक बात का ध्यान देना, ऐसा नहीं आप बताओ कि यहाँ पर Zn2+ कहाँ लिखा है, ZnSO4, आपको पता है ZnSO4 के रूप में चाहे उसका हम इलेक्ट्रोलाइट्स पूरा लिख दे, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन लिख दे या फिर केवल वहाँ पर आयंस लिख दे, तो यहाँ पर याद रखना इससे डरना नहीं है, बताओ कि Zn2+ की कंसंट्रेशन को ही बता रहे हैं, Zn से Zn2+ और CuSO4 का मतलब यहाँ पर Cu2+ की कंसंट्रेशन को बता रहा है, ऐसे भी लिखता है वहाँ पर, ठीक है। तो वहाँ पर आयंस की जहाँ पर वो इलेक्ट्रोलाइट्स ही लिख देता है, उसका एक्वा सोल्यूशन ही लिख देता है वहाँ पर, तो इस बात का भी ध्यान देना। इसका मतलब ये होता है Zn से Zn2+ जा रहा है, इतनी कंसंट्रेशन है, और Cu2+ से Cu में जा रहा है, इतनी कंसंट्रेशन है उस इलेक्ट्रोलाइट्स की। द EMF ऑफ दिस डैनियल शेल इज E1, इस कंसंट्रेशन पे इनका EMF जो आया हो E1 आया है। When the concentration ZnSO4 is changed to, कह रहे जब हम कंसंट्रेशन ZnSO4 का बदल करके क्या कर देते हैं, 1 मोलर, पहले कितना था 0.01 मोलर, एंड दैट ऑफ कॉपर सल्फेट चेंज टू 0.01 मोलर, और कह रहे कॉपर सल्फेट को भी बदल रहे हैं 1 से 0.01 कर रहे हैं, द EMF चेंज टू E2, अब EMF की वैल्यू E2 हो जाती है। कह रहे हैं कि फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन E1 E2 इज करेक्ट, इन दोनों में से, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन का करेक्ट होगा। तो याद रखना पहले जो कंसंट्रेशन यहाँ पर, पहले इसके लिए आप रिएक्शंस लिख के दिखाओ मुझे। अब अगर रिएक्शन तो ऐसे लिखोगे ना, Zn+ मैंने क्या बताया था, इसको रिएक्टेंट, इसको प्रोडक्ट, फिर इधर साइड इसको रिएक्टेंट और इसको प्रोडक्ट। अब यहाँ पर पूरा ZnSO4 लिखने से क्या फायदा, हम वहाँ पर क्या लिख देते हैं, रिएक्टेंट है Zn है, और उस साइड रिएक्टेंट कौन है, CuSO4 मतलब Cu2+ है। अब इधर आता है और Zn अब किस में पहुँच रहा है, ZnSO4 मतलब Zn2+ आयन में जा रहा है, और कॉपर किस में जा रहा है भाई, कॉपर सॉलिड में। ये है रिएक्शंस। पहली कंडीशन के लिए अगर आप कहें मैं Q1 लिखो यहाँ पर, जब इन्होंने E1 बताया ये कंसंट्रेशन है, तो इसकी वैल्यू के लिए पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, कहेंगे Zn2+ की कंसंट्रेशन अपॉन
Cu2 प्लस की कंसंट्रेशन, तो यही तो होगा Zn2 प्लस की कंसंट्रेशन अपान Cu2 प्लस की कंसंट्रेशन। Zn2 प्लस की कंसंट्रेशन की बात आती है तो बताओ इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, 0.01। लिखो यहाँ पर 0.01। और कॉपर की कंसंट्रेशन कितनी है, अब बताओगे 1। इसको लिखते हैं तो इसका मतलब कह सकते हैं 10 की पावर -2। और जब हम बात करते हैं Q2 तो उस कंडीशन में वहां पर कंसंट्रेशन फिर से यही फॉर्मूला लगेगा क्योंकि रिएक्शन तो वही सेम है, वही सेल है। अब जब Q2 की बात करते हैं तो Q2 में आप देखेंगे यहाँ पर अब बदल के क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं ZnSO4 को इतना कर दिया गया, ठीक है, रखो इसकी वैल्यू 1, और कॉपर सल्फेट को 0.01 कर देते हैं, 0.01। तो अब क्या हो जाएगा, 0.01 का मतलब 2 अंक के बाद 10 लो, यहाँ पर 2 0 पढ़ा तो अब बताओ कितना आ जाएगा, 100 बोले तो 10 की पावर 2। पहले वाले में 10 की पावर -2, दूसरे वाले में 10 की पावर +2। तो इसका मतलब बताओगे Q2 इज ग्रेटर देन Q1। और मैंने आपको बताया था कि वो हमसे Q1 Q2 का रिलेशन नहीं कह रहा, हमें E1 E2 का बताओ। हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, जो Q1 Q2 का रिलेशन होगा उसी का जस्ट उल्टा रिलेशन क्या हो जाएगा, E1 E2 का हो जाता है। आप बताओगे वहाँ पर Q2 ज़्यादा था तो इसका मतलब यहाँ पर E1 ज़्यादा होगा E2 से। E1 ज़्यादा होगा किससे, E2 से। E1 इज ग्रेटर देन E2 यहाँ पर हो जाता है, ऐसा रिलेशन आपको बताया। चलो अब बात करते हैं यहाँ पर नस्ट इक्वेशन की। तो नस्ट का जो इक्वेशन है यहाँ पर मैं एक बात और आपको यहाँ पर बता दूँ, जैसे तभी मैंने आपको बताया ईएमएफ ऑफ शेल के ऊपर पूरा का पूरा एक कंप्लीट सेल हो जिसमें ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल दोनों मिल करके जो कंप्लीट सेल बनाते हैं, उनके ऊपर कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखें। और आपको पता है कंसंट्रेशन और प्रेशर का इफेक्ट देखने का मतलब कहाँ पर जाना पड़ेगा, क्यू की वैल्यू में। और क्यू की वैल्यू मैंने आपको बताया था इक्विलिब्रियम में, आप उसको QP भी बोल सकते हो, QC भी बोल सकते हो। जब कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में आप वहाँ पर रिएक्टेंट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को देख रहे हैं और उस दौरान रिएक्शन क्वेश्चन निकाल रहे हैं तो उसको QC कह देते थे। और जब प्रेशर के रिस्पेक्ट में हो सकता है आपको कंसंट्रेशन ना दिया जाए, वहाँ पर गैसेज हैं, गैसेज का प्रेशर दिया जाए, तो प्रोडक्ट की प्रेशर अपान क्या हो जाता है, वहाँ पर उनका प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट की प्रोडक्ट का प्रेशर वहाँ पर हम लेते थे। तो ऐसा कुछ वहाँ पर था, उसको हम QC QP भी बोलते थे। तो कहने का मतलब कंसंट्रेशन और प्रेशर का जो मेन इफेक्ट हमें देखना है वो Q से दिखेगा। हम Q की वैल्यू ऑब्जर्व करते हैं डिफरेंट कंसंट्रेशन और प्रेशर पे, जो उसका ऑर्डर आएगा उसी का जस्ट उल्टा ईएमएफ ऑफ शेल का होगा। टेम्परेचर का तो मैंने आपको बताया, टेम्परेचर बढ़ाने पर आप बताओगे वो घटने लगता था। अब सवाल लेते हैं हमने एक सेल पे बात की, एक कंप्लीट सेल पे ईएमएफ ऑफ शेल की बात है, ईएमएफ ऑफ शेल पे क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन कह रहे हैं कि इनका जो फॉर्मूला है नस्ट इक्वेशन का, इसको हम हाफ शेल के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। एक ऑक्सीडेशन हाफ शेल है वहाँ पर भी लगा सकते हैं, एक रिडक्शन हाफ शेल है वहाँ पर भी लगा सकते हैं, और वहाँ पर भी हम टेम्परेचर का और कंसंट्रेशन के इफेक्ट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ कि किस प्रकार से वहाँ पर प्रभाव पड़ेगा, कैसा इफेक्ट होगा। चलिए समझते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं नस्ट इक्वेशन फॉर ऑक्सीडेशन हाफ शेल, नस्ट इक्वेशन फॉर ऑक्सीडाइजिंग हाफ सेल और ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो नस्ट इक्वेशन क्या होगा यहाँ पर देखो। अच्छा, कोई ऑक्सीडेशन हाफ सेल है तो उसमें क्या प्रोसेस होता है बताओ। अब बताओ कोई मेटल होगा वो अपने ऑक्सीडाइज फॉर्म में चला जाएगा, जितना वो इलेक्ट्रॉन निकालेगा उतना क्या हो जाएगा, उसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा। यही तो होगा ऑक्सीडेशन अगर किसी का हो रहा है। तो यहाँ पर आप बताओगे मेटल का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑक्सीडेशन हाफ सेल में देखने वाले हैं। ऑक्सीडेशन हाफ सेल के अंदर क्या होगा उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखो हाफ सेल है तब यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला जाएगा, कंप्लीट सेल होता था ईएमएफ ऑफ शेल बोला जाता था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाता है, कह रहे फॉर्मूला सेम वैसे रहेगा, बस जहाँ पर हम ई सेल लिखते थे ना वहाँ पर ई ऑक्सीडेशन लिखेंगे, जहाँ पर ई नॉट सेल लिखते थे वहाँ पर क्या लिखेंगे, ई नॉट ऑक्सीडेशन लिखेंगे, सब कुछ वैसा ही रहेगा। चलो जैसे मैं यहाँ पर एक बार नस्ट इक्वेशन को लिख ही देता हूँ जिससे आप उसे कंपेयर कर सकें। यहाँ पर मैं नस्ट इक्वेशन लिख देता हूँ, मैंने जो अभी बताया ऊपर, आप बताओगे ई शेल बराबर ई नॉट शेल, फिर माइनस मैंने कहा 2.303 RT अपान n log बेस 10 Q था, और Q को लिखने का तरीका आपको पता था ऐसे। ये नस्ट इक्वेशन ईएमएफ ऑफ शेल के लिए था, लेकिन यहाँ पर आपको कह रहे हैं कि भाई यही सेम फॉर्मूला का सेटअप आप एक हाफ सेल के ऊपर भी लगा सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रहे हाफ सेल है तो वहाँ पर ई सेल तो बोल ही नहीं सकते,
तो वहाँ पर हम कह सकते हैं अगर ऑक्सीडेशन का हाफ शेल है, जहाँ पर ई शेल लिखते थे वहाँ पर लिख दो क्या, ई ऑक्सीडेशन। जहाँ पर ई नॉट शेल लिखते थे वहाँ पर ई नॉट ऑक्सीडेशन। फिर -2.303 RT log base 10 RT upon NF log base 10। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब आपको बताइए यहाँ पर तो क्लियर है ना, अगर यहाँ पर देखा जाए ऑक्सीडेशन हाफ शेल है तो इधर तो मेटल है, मेटल को लिखते नहीं, पहले हम प्रोडक्ट साइड को लिखते हैं, प्रोडक्ट में हमारा ये आयन है, तो आप बताओगे M+N की कंसंट्रेशन। तो हम इसको ऐसा लिख देते क्योंकि क्यू की जहाँ पर, अब इसके लिए अगर क्यू को लिखेंगे बस यही तो लिखेंगे यहाँ पर M+N की कंसंट्रेशन, ये हो गया। तो कहने का मतलब इसी फॉर्मूले की मदद से हमने क्या किया, अब जो ईएमएफ ऑफ शेल के ऊपर लगता था अब इसको हम एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे भी अप्लाई कर देते हैं। ई ऑक्सीडेशन बराबर ई नॉट ऑक्सीडेशन -2.303 RT upon NF log base 10 M+N की कंसंट्रेशन। आया समझ में? अब इसी पे अगर हम बात करते हैं, जैसे एग्जांपल अगर कल को यहाँ पर मैंने मेटल मान लिया, आपका वो मेटल कोई और नहीं, जिंक है, तो आप यहाँ पर सब कुछ लिखते हो, यहाँ पर M+N की कंसंट्रेशन लिख देते हो। चलिए इसी से आप कुछ बातें मुझे बताइए, इस फॉर्मूले में आपको क्या दिख रहा है, अगर टेम्परेचर को बढ़ाया जाए, ठीक है, अगर टेम्परेचर को बढ़ाया जाए वहां पर, और उस हिसाब से अगर हमसे बोला जाए कि बताओ यहाँ पर ई ऑक्सीडेशन के ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला है, ठीक है, तो आप क्या बताएंगे वहां पर अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो ओवरऑल पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। जब पूरी वैल्यू बढ़ेगी तो आप खुद बताओ यहाँ पर ई ऑक्सीडेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, ई ऑक्सीडेशन की वैल्यू घटने लगेगी। ये तो पहला इफेक्ट आपने देखा वहां पर। और दूसरा आपको क्या बताता है यहाँ पर कि अगर आप यहाँ पर ये आयंस देखना, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर का तो कोई दिक्कत नहीं, टेम्परेचर का वहां पर भी सेम यही आ रहा था, यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वैल्यू घटेगी। लेकिन अब यहाँ पर आयंस की कंसंट्रेशन पे नोटिस करना, अगर मैं कह रहा हूँ M+N की कंसंट्रेशन को मैं इंक्रीज करूँ तो क्या होगा ई शेल पे, आप बताओ सोच के, सॉरी ई ऑक्सीडेशन ना, अब ई शेल नहीं बोलेंगे, ई ऑक्सीडेशन पे, ई ऑक्सीडेशन पे क्या फर्क पड़ेगा। तो आप यहाँ पर सेम चीज़ बताएंगे, अगर ये वैल्यू बढ़ेगी तो ओवरऑल क्या होगा, इस वैल्यू को तो बढ़ा ही देगा, है कि नहीं। और जब ये वैल्यू बढ़ती जाएगी तो ओवरऑल ई ऑक्सीडेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, घटती जाएगी। तो यहाँ पर भी आप बताओगे कि M+N की वैल्यू घटेगी, कंसंट्रेशन M+N आयन की कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे तो ई ऑक्सीडेशन की वैल्यू घटती जाएगी। तो आपसे ऐसा स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है, कहा जाएगा कि एक ऑक्सीडेशन हाफ शेल है, अगर वहाँ पर हम क्या करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते चले जाते हैं तो ई ऑक्सीडेशन के ऊपर, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। अब बताओगे अगर वहाँ पर हम आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उसका जो होगा, मतलब ई ऑक्सीडेशन वो क्या हो जाएगा, घटता चला जाएगा। इस स्टेटमेंट में आपसे ऐसा पूछा जा सकता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। हाँ समझ में? ये तो जो मैं आपको बता रहा था वो ऑक्सीडेशन हाफ शेल के केस में बता रहा था। अभी दूसरा हम रिडक्शन हाफ शेल में पढ़ेंगे और वहां पर भी इनके इफेक्ट को पढ़ेंगे। हटा इसको, तो ये आपको बताएगा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, आपने देखा बढ़ाने को। और यहाँ पर अगर कंसंट्रेशन की बात करते हैं, वही ऑक्सीडेशन वाले की बात कर रहा है, तो कह रहे इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, M+N की कंसंट्रेशन अगर बढ़ेगा ये ऑक्सीडेशन की वैल्यू घट सकती है। चलिए अब यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं नस्ट इक्वेशन फॉर रिडक्शन हाफ शेल ऑफ ए रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब अगर कोई रिडक्शन हाफ शेल है, वहां पर रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर क्या फर्क पड़ेगा और कैसा रिलेशन बन के आएगा नस्ट इक्वेशन पर, ठीक है। रिडक्शन हाफ शेल की बात कर रहे हैं RHC। और आपको पता है अगर कोई रिडक्शन हाफ शेल है तो वहां पर क्या होगा, कोई भी मेटल अपने M+N आयन से किस में चला जाएगा, जीरो में चला जाएगा। M+N आयन से वो M0 में चला जाता है, मतलब उसके आयंस की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, डिक्रीज कर रही है। सॉरी, अब बताओगे यहाँ पर क्या हो जाता है, ये ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आ रही है, मतलब उसका रिडक्शन हो रही है, साफ साफ दिख रहा है। तो इसी में अगर हमें कॉन्सेप्ट लगाना है तो अब इतना तो आपको पता चल गया, ऊपर आपने देखा। तो जहाँ पर नस्ट इक्वेशन में एक कंप्लीट सेल के लिए सेल बोला करते थे, अब अगर रिडक्शन हाफ से तो वहाँ पर ये रिडक्शन बोलेंगे, मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन का। फिर E नॉट रिडक्शन -2.303 RT upon NF log। अब यहाँ पर देखो, जब Q की वैल्यू लिखते हैं पहले तो हम जाते हैं प्रोडक्ट साइड, कोई आयंस वगैरह है उसको ढूंढते हैं, कोई आयंस मिला क्या, नहीं। M का मतलब यहाँ पर सॉलिड है, मेटल फॉर्म, इसको लिखते हैं। तो यहाँ पर नहीं है तो इसकी कंसंट्रेशन को 1 मान लिया जाता है। फिर अपान करके आते हैं रिएक्टेंट से, और रिएक्टेंट साइड हमें आयंस देखा, हम उसकी कंसंट्रेशन को लिख देते हैं। जैसे अगर मैं आपको ये एग्जांपल बता दूं, कॉपर 2+ से जा रहा है कॉपर, तो ये कॉपर में मतलब कॉपर सॉलिड में जा रहा है, और ये किस में जा रहा है, एक्वस में जा रहा है। ठीक, ऐसा कुछ वहाँ पर होता है। और यहाँ पर आपको ये बताया गया है
कि अगर आप टेम्परेचर का देखें तो सेम इफेक्ट आएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग, अगर मैं आपको बताऊँ M+N, अगर आपसे कह दें एक रिडक्शन हाफ सेल है, एक रिडक्शन हाफ सेल है, अगर वहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स की कंसंट्रेशन को हम इंक्रीज करते चले जाते हैं, तो अब आपको बताना है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या फिर बोलेगा ई रिडक्शन की वैल्यू में क्या फ़र्क पड़ेगा। सोच के बताओ। ऑक्सीडेशन का भी ऊपर बताया कि बढ़ाने पर वो घटने लगता था, और यहाँ पर सवाल आता है यहाँ पर अगर बढ़ाया जाए तो क्या होगा, बढ़ेगा या फिर घटेगा। तो आप यहाँ पर ध्यान दें, तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप यहाँ पर बढ़ाओगे, इस बार M+N ऊपर नहीं नीचे लिखा गया, याद रखना ये बढ़ेगा तो ओवरऑल वैल्यू, देखना मैं यहाँ पर जो बता रहा हूँ, अगर ये बढ़ेगा तो ओवरऑल वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी। अगर M+N जैसे ऑक्सीडेशन में ऊपर था तो बढ़ाने पर ओवरऑल वैल्यू बढ़ जाती थी, लेकिन 1 करके अगर आप इसको बढ़ाएंगे तो याद रखना कि ओवरऑल वैल्यू इधर साइड की वो डिक्रीज करती चली जाएगी, और जब ये वैल्यू घटती जाएगी तो अब ई रिडक्शन में से हमें पहले से कम घटाना पड़ेगा। जब कम घटाएंगे तो कितना बचेगा, ज़्यादा बचेगा। और इसका मतलब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसको अगर बढ़ा रहे हैं तो कहीं न कहीं ई रिडक्शन की वैल्यू क्या हो रही, बढ़ती जा रही है। इसीलिए अगर कभी स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसके लिए पहले से ही तैयार रहें, क्योंकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं अब, ठीक है, चाहे जेईई मेंस हो चाहे नीट हो, वहाँ पर स्टेटमेंट एसेसमेंट रीजन्स आ रहा है, तो वहाँ पर आपको यही छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना है। देखो अगर न्यूमेरिकल्स आता है तो अगर आपका कैलकुलेशन काम भर का ठीक है तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं निकलेगा। ज़्यादातर लोग क्या कर जाते हैं, फंसते हैं अपने थ्योरेटिकल पोर्शन को, थ्योरी आ जाती है, स्टेटमेंट आ जाता है, तब उनको लगता है अगर फॉर्मूला होता है, नस्ट इक्वेशन बताओ, अगर कोई 4 क्वेश्चंस कर लिया नस्ट इक्वेशंस पे तो उसको पता है कि ये घूम फिर के पूछेगा, ठीक है, वो तो सिंपल सा हो जाता है, फॉर्मूला भी लगभग याद ही हो जाएगा, इतना बड़ा कुछ है नहीं, क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो नस्ट इक्वेशन का फॉर्मूला तो आपको याद ही हो जाएगा। अब क्या हो जाता है कि अब न्यूमेरिकल्स पूछ लिया तो आपने कर लिया, लेकिन अगर उसी में कोई कहानी से पूछ लेता है, बताओ एक रिडक्शन हाफ सेल है, वहाँ पर आयंस की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते चले जाते हैं, अब बताओ उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे क्या फ़र्क पड़ेगा, किसी में कहेगा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फिर कहेगा घटाने पर बढ़ जाएगा, बढ़ाने पर घट जाता है, ऐसा सब कुछ वहाँ पर चीज़ें बोलता है। तो आपको यहाँ पर नस्ट इक्वेशन की मदद से हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, अगर रिडक्शन हाफ सेल है, आयंस की कंसंट्रेशन मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स की कंसंट्रेशन, स्टेटमेंट आपसे बोल सकता है आयंस बोले फिर इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं, कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा तो ई रिडक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो भी इंक्रीज करती चली जाती है, ठीक है, ऐसा कुछ होता है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर वही आपको बताया क्या, 25 डिग्री सी पे 0.059 कह देते हैं यहाँ पर, और उसके बाद n, यहाँ पर M+N की कंसंट्रेशन ये बढ़ाएंगे तो ये भी वैल्यू बढ़ती चली जाती है। चलिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। फॉर अ सेल M+N, so ये M में जा रहा है n इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट करके, द नस्ट इक्वेशन फॉर अ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कंसंट्रेशन मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज रिप्रेजेंटेड एज। तो आपसे पूछा गया यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला इसके लिए सही होगा, तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला यहाँ पर इसका मेन जो लिखा गया वो मैं लिख देता हूँ फिर से, M+N कह रहा है वो n इलेक्ट्रॉन को लेकर के, ठीक है, M में जा रहा है। अब बताइए कौन सा रिप्रेजेंटेशन आपको दे रहा है, बताइए, तो रिडक्शन हाफ सेल की बात कर रहे हैं, क्या कर रहा है, रिडक्शन हाफ सेल। जब इसके लिए हम क्या करते हैं, वहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को लिखते हैं, तो आपको बताया है ई M+N, M+N का मतलब क्या हो जाता है बताओ, M+N से 0 में जा रहा है, मतलब यही तो बताना रिडक्शन, मैंने आपको पहले लेक्चर में वहाँ पर बताया था, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को कैसे लिखा जाता है, ये ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर से कम में जा रहा है, मतलब बता रहा है रिडक्शन हो रहा है, फिर इक्वल A0 M+N से 0 में जा रहा है, ठीक है, माइनस RT अपान NF ln 1 अपान M+N की कंसंट्रेशन। अब बताओ कि ये तो मैंने बताया नहीं, 2.30 नहीं दिख रहा है, आप बताएंगे कहेंगे ना तो 0.05 नहीं दिख रहा है। तो अब देखो यहाँ पर मैंने आपको एक बात बताई है, अगर E रिडक्शन बराबर लिखे तो A0 रिडक्शन है कि नहीं, माइनस 2.303 RT अपान NF है कि नहीं, लॉग बेस 10। आप इसके लिए क्या लिखते हैं बताओ भाई, M+N की कंसंट्रेशन, ये तो लिखते हैं, लेकिन मैंने कई बार बताया है और बहुत जगह बताया है, और आपको बताया है कि मैंने एक रिलेशन बताया था, ln लिखना चाहें कहीं पर ln की जहाँ पर लॉग बेस ई लिख सकते हैं, या फिर इसकी जहाँ पर लिखना चाहें तो 2.303 लॉग बेस 10 लिख सकते हैं। तो ऐसा कुछ यहाँ पर हो जाता है, आया समझ में। अब यहाँ पर ध्यान देते हैं कि इस बात का, अगर 2.303 लॉग बेस 10 है तो अगर इसकी जहाँ पर लिखना चाहें तो ln भी तो लिख सकते हैं,
और अगर आप यहाँ पर देखें 2.303 यहाँ से पकड़ लेता हूँ और log base 10, इसी को अगर हटा कर हम लिखना चाहें तो ln भी तो लिख सकते हैं। तो बताओ कि यहाँ पर रखेंगे तो E रिडक्शन बराबर E नॉट रिडक्शन माइनस, अब यहाँ पर बताओ इन सबको हटा करके ln लिखा जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा RT, यहाँ पर NF है तो रहने दो, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ln 1/m प्लस n की कंसंट्रेशन, ऐसा कुछ हो जाता है। आया समझ में? तो ये चीज़ें यहाँ पर चलती हैं जो आपको यहाँ पर ध्यान देना है। तो वही यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि 2.303 को रिप्लेस किया, लेकिन यहाँ पर क्या लिख देते हैं वो ln लिख देते हैं सभी ऑप्शन में। तो आप देखिए पहला ऑप्शन, आप पहले ऑप्शन में देख रहे हैं ई रिडक्शन को ही सही से लिखा गया, प्लस से जीरो में आ रहा है, ये भी ई नॉट प्लस से जीरो माइनस RT अपॉन NF ln 1/m प्लस n। अब बताओ कि पहला वाला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाता है। अब अगर हम देखें दूसरा वाला, एक तो पहली बात आप देख रहे हैं यहाँ पर 0 से +2 में जा रहा है, मतलब ये ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं। हमें यहाँ पर इस रिएक्शन के लिए लिखना है तो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखना है। यहाँ पर सही लिखा है ई नॉट, यहाँ पर भी सही लिखा है RT NF लिखा है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं 1/m प्लस n की कंसंट्रेशन होनी चाहिए, लेकिन मेटल की कंसंट्रेशन लिखे हैं, इस वजह से ऑप्शन गया काम से। यहाँ पर अगर बात करते हैं m से 0 हो रहा है, ठीक है, m प्लस n से 0 हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर भी ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आयंस की कंसंट्रेशन लिख रहे हैं, लेकिन कहाँ पर ऊपर लिख रहे हैं, लेकिन आपको दिख रहा है यहाँ पर आपका जो आयंस है वो रिएक्टेंट साइड है, मतलब 1/, लिखना पड़ेगा। तो वो यहाँ पर आकर के गड़बड़ी की है, जिसकी वजह से ऑप्शन गलत हुआ। केवल आपका ए वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होता है। हो गया इतना? चलिए 23 की बात करते हैं, और यहाँ पर कहते हैं कि गिवन Zn से Zn2 प्लस एंड ए नॉट Zn से Zn2 प्लस से Zn, आपको ये दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि हमें ई ऑक्सीडेशन बताना। क्या बोल रहे भाई? ई ऑक्सीडेशन बताओ किसके लिए? इस रिएक्शंस के लिए ऑक्सीडेशन की वैल्यू बताओ। तो सबसे पहले बताओ ई ऑक्सीडेशन का फॉर्मूला जो भी हम सीख के आ रहे हैं, यहाँ पर वो क्या है? ई ऑक्सीडेशन बराबर ई नॉट ऑक्सीडेशन, है कि नहीं? क्योंकि हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, तो अब यहाँ पर हम 0.059 अपॉन n log base 10, और आप देख रहे हैं ये क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक रिडक्शन हो रहा है। भाई 0 से 2 प्लस जा रहा है, ये रिएक्टेंट हुआ, ये प्रोडक्ट हुआ, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लिखेंगे, मतलब यहाँ पर लिख देंगे Zn2 प्लस के आयंस की कंसंट्रेशन, ये लिखना पड़ेगा ना। और आपसे ये पूछा जा रहा है और ये आपको दिया है, तो चलो आप यहाँ पर देखें ई ऑक्सीडेशन बराबर ई नॉट, मतलब जिंक का हमें ऑक्सीडेशन के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताना है, और यहाँ पर जिंक का स्टैंडर्ड कंडीशन में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रखना है। आपको यहाँ पर वैल्यू मिली, आप ध्यान से समझें, लेकिन ये उन्होंने हमें स्टैंडर्ड कंडीशन का दिया, लेकिन कौन सा दिया? रिडक्शन दिया, और हमें क्या चाहिए? ऑक्सीडेशन। अब बताओगे ई नॉट, अब बताओगे यहाँ पर Zn से Zn2 प्लस, तो अब बताओगे यहाँ पर प्लस 0.76, ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो अब आप बताओगे यहाँ पर क्या हो जाता है? 0.76 माइनस 0.059। अब बताओ, इतना तो दिख ही रहा होगा भाई, 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, 0 से 2 प्लस हो रहा है, तो n की वैल्यू कितना? 2 log base 10। Zn2 प्लस की आयन का कंसंट्रेशन यहाँ पर मेंशन है, आपको कितना है? 0.01, मतलब 10 की पावर क्या लिख सकते हो भाई उसको? -2। अब इसको आगे भेज दो। ई ऑक्सीडेशन बराबर, अब बताओ कि 0.76, ठीक है, ये हो जाता है। और आप ये ध्यान दें, यहाँ पर ये 10 की पावर -2 आगे आएगा, तो यहाँ पर पहले से माइनस है, कितना हो जाएगा? प्लस। अब बताओ कि 0.059, और पावर आगे आ जाता है ना यहाँ पर 2/1, 2 पहले से था, और बचेगा log base 10, उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, 2 से 2 कैंसिल। अब इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं। ये ऑक्सीडेशन बराबर 0.76 प्लस क्या हो जाएगा बताओ? 0.059, यहाँ पर 0, यहाँ पर 9 आ जाएगा, ठीक है, 5 में 10 11 आ जाएगा, और 7 1 8 आ जाता है, ठीक है। तो 0.819 या फिर राउंड फिगर करके 0.82 कह सकते हैं, ऐसा समझो। तो इसका बी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। तो यहाँ तक मैंने आपको क्या बता दिया कि मैंने कहा था कि अगर बात करते हैं कि कंसंट्रेशन का, प्रेशर का, टेम्परेचर का,
ठीक है, किसी एमएफ ऑफ शेल के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, तो नस्ट इक्वेशन की एंट्री होगी, नस्ट इक्वेशंस पढ़ा गया। और पढ़ते पढ़ते बताया गया कि ये केवल एमएफ ऑफ शेल को ही नहीं एक्सप्लेन करता है, साथ ही साथ क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में भी बताता है कि ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है तो क्या होगा, वहाँ पर कैसा फ़र्क पड़ेगा, अगर रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है तो वहाँ पर कैसा फ़र्क पड़ेगा, वो सारी चीज़ें भी आपको बताता है। तो चलिए यहाँ पर अब थोड़ी सी और बातें यहाँ पर करते हैं, वो तो आपका यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब आते हैं यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ पीएच ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। देखो, नस्ट इक्वेशन हमेशा से एक बहुत अच्छा टॉपिक रहा है क्वेश्चन के व्यू से अगर देखा जाए तो इसीलिए वहाँ पर हमेशा ध्यान देना, ठीक है। वो लगभग 1-2 साल के अंतराल पर नस्ट इक्वेशन को टारगेट कर ही लेते हैं। तो इसलिए जैसे 2022 में टारगेट किया, नीट 2022 में टारगेट किया था, जेईई मेंस वगैरह में पूछते रहते हैं इसके क्वेश्चंस। तो इसीलिए क्या है कि इसको भूलना नहीं है यहाँ पर कि बस पढ़ लिया उसको साइड में कर दो, ठीक है। ये सब अच्छे टॉपिक्स हैं, अगर वो क्वेश्चंस बनाते हैं, जैसे होता है ना, अगर वो चाह रहे चलो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 2 क्वेश्चंस रखते हैं तो हो सकता है कहीं ना कहीं उनके माइंड में पहला आ जाए कि नस्ट इक्वेशंस, फिर लगे कि फैराडे, फिर लगता है चलो वहाँ पर कंडक्टिविटी से रख देते हैं, कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो ऐसे 2 ही 3-4 टॉपिक्स हैं जहाँ से उनके ध्यान ज़्यादातर जाएंगे कि चलो एक क्वेश्चन यहीं से उठा लेते हैं, एक यहाँ से उठा लेते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट जोन है जिस पे आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। चलिए, इसके अलावा भी और कुछ चीज़ें यहाँ पर देखते हैं कि कभी कभार अगर क्वेश्चन आ जाता है तो। कहा गया कैलकुलेशन ऑफ पीएच ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। देखो, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के अगर पीएच को हम कैलकुलेट करते हैं तो मैंने आपको पढ़ाते समय हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को बताया था। मैंने कहा था एक हम लेते थे, वहाँ पर क्या लेते थे, बीकर लेते थे, उसमें एसिड भर देते थे, फिर एक ट्यूब आता था, उसके अंदर वहाँ पर प्लेटिनम के मेटल की रॉड आती थी, नीचे प्लेटिनम का फॉइल लटकता रहता था, ठीक है। ऊपर से एक ओपनिंग था जहाँ पर हाइड्रोजन गैस को डाला जाता था, वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड था। अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो मैंने एसिड डाला है उसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी। देखो, स्टैंडर्ड कंडीशन है तो जाहिर सी बात है उसमें हमें कुछ नहीं बताना हो, तो पहले से बता दिया गया 1 मोलर कंसंट्रेशन है और जो गैस पास की जा रही है वो 1 एटीएम पे है, ठीक है। लेकिन अब अगर कोई और कंडीशन, स्टैंडर्ड को छोड़ करके स्टैंडर्ड को साइड में रख देते हैं क्योंकि उसमें हमें कोई दिमाग नहीं लगाना, लेकिन इसके अलावा अगर कुछ और है वहाँ पर, ठीक है, तब हमें अगर आपने पूछा जाए कितना कंसंट्रेशन हो सकता है उसका, या फिर पूछ लीजिए उसका पीएच कितना होना चाहिए, जो भी एसिड वहाँ पर यूज़ किया गया, अगर उसके एमएफ ऑफ शेल की वैल्यू, ई ऑक्सीडेशन की वैल्यू इतनी है, ए रिडक्शन की वैल्यू इतनी है, तो उसका पीएच कितना होना चाहिए, फिर H+ कंसंट्रेशन होगा तो कितना होगा, उसको हम कैसे बताते हैं वो यहाँ पर देखने वाला है। चलिए, सबसे पहले पहला केस मैं आपको यहाँ पर सिंपल सा वही बता रहा हूँ। व्हेन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड पे है तो हमें कुछ नहीं दिमाग लगाना है, इसका मतलब खुद कह रहे हैं भैया वहाँ पर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, 1 मोलर, और वहाँ पर जो प्रेशर H2 का यूज़ किया गया है 1 एटीएम, और वहाँ पर जो टेम्परेचर यूज़ किया जा रहा है 298 केल्विन है, ठीक है। तो अब आप बताओ, हम सबको पता है स्टैंडर्ड कंडीशन में ई ऑक्सीडेशन और ई रिडक्शन हाइड्रोजन का क्या हो जाता है, 0। चलो, ये सारी चीज़ें। अच्छा, पीएच की बात आ रही है ना, क्योंकि टॉपिक मैंने पीएच लिखा है, और पीएच का फॉर्मूला तो मैंने आपको आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ाया था। अगर एसिड है तो -log H+ कंसंट्रेशन होता है, बताओ भाई। और अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ H+ कंसंट्रेशन कितना है, 1, तो पीएच बराबर क्या हो जाएगा बताओ, -log 1, और log 1 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0, तो पीएच बराबर क्या हो जाएगा, 0। अच्छा, पीएच बराबर 0 का मतलब क्या वो न्यूट्रल हो जाता है, नहीं, वो एसिडिक ही रहेगा, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा एसिडिक होता है, इसका मतलब ये होता है, आप समझ में। तो ऐसा कुछ यहाँ पर हो जाता है। तो आप बताओगे पीएच बराबर -log H+ की कंसंट्रेशन, तो पीएच बराबर -log 1 आ जाएगा क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन फिक्स है 1 मोलर, तो 1 मोलर तो भाई इनका पीएच तो 1 हो जाती है। तो स्टैंडर्ड कंडीशन में यहाँ पर हमने कोई दिमाग नहीं लगाया, सारी चीज़ें आपको पहले से दी। लेकिन अब जो केस है, अगर वो स्टैंडर्ड नहीं है तो तब कैसे पीएच बताओगे, अब उसकी बात यहाँ पर आती है, और उसके लिए आप फॉर्मूला भी याद कर सकते हो, लेकिन मैं फॉर्मूला आपको वहाँ पर बता रहा हूँ। जैसे पहला केस आप देख रहे हैं यहाँ पर, मैं लिख रहा हूँ जो यहाँ पर, व्हेन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज नॉट स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड नहीं है, एंड वर्किंग एज अ ऑक्सीडेशन हाफ शेल, स्टैंडर्ड नहीं है लेकिन वो ऑक्सीडेशन हाफ शेल की तरह काम कर रहा है, ऑक्सीडेशन हाफ शेल की तरह काम कर रहा है, तो इधर मैं साइड में लिख के बता रहा हूँ। और ऑक्सीडेशन हाफ शेल का मतलब आपको पता है H2 से वो कहाँ पर ज़ाहिर होगा भाई, 2H+, तभी तो ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन हाफ शेल की तरह काम करे तो बताओ इसके लिए जब हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे, ई ऑक्सीडेशन बराबर ई नॉट ऑक्सीडेशन -0.059 अपान n, या फिर आपको पता है यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, यहाँ पर 2H से यहाँ पर 2H+ बन रहा है, मतलब टोटल यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं, तभी ऑक्सीडेशन हुआ है। तो बताओ कि यहाँ पर इसकी वैल्यू 2 आती है, नहीं पता है तब भी याद रखना कि हाइड्रोजन के केस में चाहे उसका ऑक्सीडेशन चाहे रिडक्शन, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब यहाँ पर आ जाएगा, बताओ H+ की कंसंट्रेशन का हम क्या करते हैं यहाँ पर स्क्वायर, और यहाँ पर क्योंकि ये आपका प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट एक गैस है, गैस होता है तो वहाँ पर गैस की प्रेशर को बताना पड़ता है,
ये भी आपको ध्यान देना। समझ रहे? तो ऐसा कुछ हो गया। अब एक बात मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ कि मैं यहाँ पर एक कंडीशन मान लेता हूँ इफ़, और ज़्यादातर ऐसे ही आपको मिलेगा अगर कभी आया, प्रेशर ऑफ H2 को हम 1 atm मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? 1 atm। 1 atm ऐसा मान लेता हूँ मैं, 1 atm फिर 1 बार। लेकिन आयंस की कंसंट्रेशन कुछ भी हो सकती है, क्योंकि उसी की मदद से हमें वहाँ पर pH कैलकुलेट करना है। तो ये फॉर्मूला कहाँ पे जाके पहुँचेगा बताओ? ई ऑक्सीडेशन बराबर, अच्छा हाइड्रोजन का तो बिना किसी संदेह के हर किसी को पता है, चाहे ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन स्टैंडर्ड कंडीशन की बात की जाए तो वो 0 होता है, माइनस 0.059/2 लॉग H प्लस की कंसंट्रेशन का क्या करना है हमें? स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। अब देखना यहाँ पर क्या आ जाता है, आपको पता है इसकी पावर 2 है, तो पावर तो क्या हो जाता है, लॉग के बाद कोई वैल्यू इसका अगर कोई पावर वो आगे आ जाता है। अगर ये आगे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? देखो, ई ऑक्सीडेशन बराबर -2 को आगे लेके आते हैं, प्लस में है ना तो प्लस ही रहेगा यहाँ पर, इतना 0.059/2, और यहाँ पर क्या? लॉग बेस 10 H प्लस की कंसंट्रेशन। ध्यान से समझिए, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है। हम pH के साथ रिलेशन देख रहे थे। अब यहाँ पर हर कोई नोटिस करेगा pH बराबर मैंने क्या बताया है? माइनस लॉग H प्लस की कंसंट्रेशन। अब देखना यहाँ पर माइनस ये लॉग H प्लस, ये माइनस यहाँ से उठाते हैं, और ये लॉग H प्लस, इतने को अगर मैं हटाना चाहूँ किससे हटा सकते हैं? खुद सोचो, pH से हटा सकते हैं। माइनस लॉग H प्लस की कंसंट्रेशन को हम हटाते हैं, और वहाँ पर क्या फॉर्मूला बन जाएगा? अब बताओगे यहाँ पर माइनस लॉग H प्लस, इसको लिख सकते हैं pH। अब यहाँ पर माइनस नहीं, माइनस तो यहाँ पर लॉग H प्लस के साथ मिल करके pH बना दिया था, बचेगा इधर आगे कौन? 0.059 इंटू pH। ठीक है, रिलेशन आ जाता है। समझ में, एक रिलेशन आता है। अगर कभी इस रिलेशन पे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ध्यान देना, जब ई ऑक्सीडेशन बराबर क्या हो जाएगा? 0.059 इंटू pH। कल को आपको कह दिया जाए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड की तरह काम कर रहे हैं, उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू इतनी है, बताइए उसका pH क्या है? तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, जब pH पूछा जाए ई ऑक्सीडेशन अपान 0.059 कर देते हैं। याद रहे यहाँ पर जो गैसेस का प्रेशर है वो 1 atm माना गया, और 1 atm मान के ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करेगा। अगर नहीं होता है तो आप फिर यहाँ पर फाइनली वो सारी वैल्यू रखेंगे, और आपका टारगेट होगा H प्लस की कंसंट्रेशन निकालना, और H प्लस की कंसंट्रेशन निकालने के बाद उसका माइनस लॉग निकालना, ऐसा कुछ होगा। तो लेकिन उनको पता है कि बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं देना है, तो उनको यहाँ पर ये लगभग कर देते हैं, वो प्रेशर को 1 atm बोल देते हैं, और फॉर्मूला ये बन के तैयार हो जाता है, ये ऑक्सीडेशन बराबर 0.059 इंटू pH। याद रहे यहाँ पर माइनस साइन नहीं है, क्योंकि इसका माइनस साइन और यहाँ पर लॉग बेस 10 H प्लस ये मिल करके ही pH को फॉर्मेशन किया है, तो 0.059। कल को ऐसा भी कह सकता है, बताइए वहाँ पर आपको वहाँ पर क्या कर सकता है? कह सकता है H प्लस की कंसंट्रेशन क्या होगी, तो हमें पता है हम pH निकाल लेंगे, और pH आ जाएगा तो 10 की पावर माइनस pH ही H प्लस की कंसंट्रेशन बताता है। तो अब जितना भी मैंने आपको वहाँ पर बताया था आयनिक इक्विलिब्रियम में अगर pH के साथ इधर करते हैं, तो पहली बात तो आपको यहाँ पर फॉर्मूला से pH निकल जाएगा, उसके बाद जो भी पूछना चाहे आप वहाँ पर बता सकते हैं। तो ऐसा कुछ यहाँ पर, तो ये आपको डायरेक्टली मैंने लिख दिया कि अगर यहाँ पर ऐसा है तो मान लेते हैं H2 1 atm से H प्लस आयन में जा रहा है, कुछ भी कंसंट्रेशन इसकी है, तो यहाँ पर एक रिलेशन डायरेक्टली आता है, ई ऑक्सीडेशन बराबर 0.059 इंटू pH हो जाता है। अच्छा, ये ऑक्सीडेशन के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया, तो ये रिलेशन, और केस अगला यहाँ पर कहता है व्हेन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज नॉट स्टैंडर्ड एंड वर्किंग एज किसकी तरह? रिडक्शन हाफ सेल की तरह काम कर रहा है। फॉर्मूला सेम वही डिराइव्ड होगा, यहाँ पर H प्लस नीचे आ जाता है, उसको ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस माइनस साइन है तो माइनस साइन आ जाता है। तो आप याद रखना यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला सेम यही रहेगा, बस यहाँ पर ई ऑक्सीडेशन का इन्फॉर्मेशन दिया है, इस रिलेशन में प्लस का साइन है, और यहाँ पर क्या आ जाता है? माइनस टर्म, कब? रिडक्शन के साथ है। तो ये आप ध्यान से दे सकते हैं वहाँ पर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना। तो ई रिडक्शन के साथ -0.059 इंटू pH हो जाता है। चलिए, और क्या छोटी बड़ी बातें यहाँ पर बची हैं उसको मैं आपको डिस्कस करके दिखाता हूँ। अब बात करते हैं, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का हम लोग रिलेशंस देखें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का ई शेल ई नोट सेल के साथ रिलेशन देखा जाए तो क्या होगा। सबसे पहले अगर हम नस्ट इक्वेशन को ही पकड़ें, चलो यहाँ पर नस्ट इक्वेशन लिखा गया, पूछा गया आपका यहाँ पर हमें क्या देखना है? कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे, अगर कभी कैलकुलेट करना। आपको पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कब निकाला जाता है? जब रिएक्शंस इक्विलिब्रियम पे पहुंची हुई है तभी, उससे पहले नहीं निकाल सकते हम लोग यहाँ पर। तो अगर इक्विलिब्रियम पे है तो यहाँ पर ध्यान देना, पहले तो हम नस्ट इक्वेशन को पकड़ते हैं। उनका ये कहना है ई शेल बराबर ई नोट सेल माइनस 0.059/n लॉग बेस 10 क्यूब,
और एट इक्विलिब्रियम आप बताओगे ई शेल की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। हर किसी को पता होना चाहिए क्योंकि आपको बताया डेल्टा जी बराबर, मैंने हमेशा शुरू से बताया आपको सोल्यूशन वाले चैप्टर से ही, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी 0, और हम एक फॉर्मूला जानते हैं डेल्टा जी बराबर माइनस एन ई एफ। अगर ये 0 है तो ई शेल की वैल्यू, इसका मतलब वहाँ पर क्या है, 0 है, तभी 0 हुआ। तो ई शेल भी क्या हो जाता है, वहाँ पर 0 हो जाता है, इसलिए एट इक्विलिब्रियम का नाम आएगा, ई शेल की वैल्यू 0। और रिएक्शन क्वेश्चन जिसको कहते थे इक्विलिब्रियम पर, रिएक्शन क्वेश्चन किसके बराबर होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर हो जाता है। और अगर ऐसा हुआ तो हम यहाँ पर इसकी वैल्यू को 0 लिखते हैं, तो आ जाएगा 0 बराबर इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059/n log बेस 10 Kc, ये आ जाएगा। अब इनको व्यवस्थित करते हैं, इनको उधर साइड भेजते हैं। तो आप बताओगे यहाँ पर इसको ऐसे लिखते हैं पहले, अब बताओगे इसका मतलब ई नॉट शेल बराबर क्या आ जाएगा, 0.059/n log बेस 10 Kc। और जब log बेस 10 Kc अगर हम निकालेंगे, log बेस 10 Kc बराबर n ई नॉट शेल अपान 0.059, ये रिलेशन आ जाता है। log बेस 10 Kc इक्वल टू n ई नॉट एफ ई नॉट अपान 0.059, तो ये एक रिलेशन आ जाता है। ठीक है, और कल को हमसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए log बेस 10 के ही पूछ लिया जाए तो हम कहेंगे n ई नॉट, चलिए यहाँ पर आपको दिख रहा है अपन 0.059 आ जाता है, कहीं पर माइनस साइन दिख रहा है नहीं, क्योंकि बहुत लोग क्या हो जाता है वहाँ पर आता है कल को कुछ ना कुछ रिलेशन ही पूछ ले, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और ई नॉट शेल के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए क्या रिलेशन हो सकता है, कभी यहाँ पर नॉट हटा दे ई शेल ही लिख दे, अब बताओ ई शेल तो नहीं हो सकता 0, और ई शेल तो होगा ही नहीं वहाँ पर क्योंकि वो तो 0 हो जाता है। कल को यहाँ पर माइनस साइन लगाते, कल को यहाँ पर 0.059 हटा दे, कुछ भी ऐसा करके वहाँ पर केवल आपको फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर आप बताओगे log बेस 10 Kc इक्वल टू n ई नॉट 0.059, ठीक है, ऐसा कुछ वहाँ पर आ जाता है। और अगर हम यहाँ पर Kc निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इधर log है तो log हटेगा तो एंटी log आ जाता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Kc बराबर एंटी log, ठीक है, n ई नॉट अपान 0.059। तो ये रिलेशन है जो आपको ध्यान देना, अगर कभी रेयरली कभी क्वेश्चन पूछ लिया तो आ समझ में। ये सब नस्ट इक्वेशन की मदद से ही कहीं ना कहीं हम आगे बढ़ रहे थे। अब नस्ट इक्वेशन से जुड़ा हुआ सारे कॉन्सेप्ट हो जाते हैं कंप्लीट। और अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को पढ़ने के लिए हम इसको 2 हिस्सों में बांट करके पढ़ते हैं। एक पहला हिस्सा है जिसमें हम लोग क्या करते थे, आपको पता है इलेक्ट्रिकल, वहाँ पर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, तो वही हिस्सा अभी तक चल ही रहा है। अब उसी में यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको पहला जो सबसे पहले ही लेक्चर में आपको शुरू में एक सेल बताया था, गैल्वेनिक शेल का टाइप था जिसका नाम था डेनियल सेल। ठीक है, तो वहाँ पर मैंने तो आपको डेनियल सेल में बताया, दोनों हाफ सेल, ये सारी चीज़ें बनाई थी। लेकिन अब यहाँ पर गैल्वेनिक शेल के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अब उसमें से 1-2 एग्जाम्पल्स और बचे, उसको भी हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगला जो एग्जाम्पल है उसका नाम है कंसंट्रेशन सेल। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है यहाँ पर उसका नाम है कंसंट्रेशन सेल। कंसंट्रेशन सेल क्या होता है, इसको कंसंट्रेशन सेल क्यों बोल रहे हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखते हैं। तो कहता है कि अगर कोई भी आप गैल्वेनिक शेल की बात करें जहाँ पर 2 हाफ शेल है, गैल्वेनिक शेल की बात करते हैं 2 हाफ शेल है, और वहाँ पर अगर हमसे कहा जाए एक ऑक्सीडेशन हाफ शेल एक रिडक्शन हाफ शेल, अगर सेम ऑक्सीडेशन हाफ शेल रिडक्शन हाफ शेल मतलब सेम इलेक्ट्रोड का और सेम इलेक्ट्रोलाइट्स को हम ऑक्सीडेशन हाफ शेल की तरह और रिडक्शन हाफ शेल की तरह मिला करके एक कंप्लीट सेल बनाए, मतलब वही ऑक्सीडेशन का भी काम कर रहा है, वही उसी टाइप का क्या कर रहा है, वही सेम है, आपको रिडक्शन का भी काम कर रहा है। तो जब वो मिलते हैं तो वहाँ पर क्या बना देते हैं बताओगे, कंसंट्रेशन सेल का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, तो वही यहाँ पर हम लोग बात करने जा रहे हैं कंसंट्रेशन सेल में। तो आपको बताया गया द टाइप ऑफ गैल्वेनिक शेल इन विच बोथ हाफ शेल आर सेम, दैट इज इलेक्ट्रोलाइट्स एज वेल एज इलेक्ट्रोड इन अ बोथ हाफ शेल आर सेम। कहा गया जब इलेक्ट्रोलाइट्स और वहाँ पर क्या आपको बताया गया है, इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ साथ इलेक्ट्रोड दोनों हाफ शेल में सेम होते हैं, तब उसको हम क्या बोलते हैं वहाँ पर पता है, अब बताओगे कंसंट्रेशन सेल कहा जाता है। जैसे मैं जल्दी से एग्जांपल आपको यहाँ पर बता देता हूँ ऐसे। मान लेते हैं यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड है, ध्यान से समझना, वो जिंक है, जो यहाँ पर एक्वा सोल्यूशन भरा गया वो ZnSO4 है, इधर का जो इलेक्ट्रोड वो भी जिंक है, और यहाँ का जो सोल्यूशन वो भी क्या है, ZnSO4 है। ठीक है, ऐसा कुछ
बस ये है कि ये ऑक्सीडेशन हाफ शेल की तरह काम करेगा और ये रिडक्शन हाफ शेल की तरह काम करेगा। ये जो सेल बना है इसी सेल को हम क्या बोलते हैं पता है? कंसंट्रेशन सेल बोलते हैं। तो सवाल आता है सेम का ऑक्सीडेशन भी करा रहे हैं और सेम का रिडक्शन भी करा रहे हैं, सोल्यूशन भी सेम है, इलेक्ट्रोड भी सेम है, क्या सच में ये काम करेगा कि बस वैसे ज़बरदस्ती का बना दिया गया? आप देखें यहाँ पर ध्यान देना है, सच में काम करेगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए यहाँ पर कुछ कंडीशन है वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। वो क्या? जैसे यहाँ पर ZnSO4 है, इसका कुछ कंसंट्रेशन, यहाँ पर ZnSO4 है, उसका कुछ कंसंट्रेशन है। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर और यहाँ पर इनकी कंसंट्रेशन अलग अलग होनी चाहिए। किसी को C1 मान लेते हैं, किसी को C2 मान लेते हैं। अगर इनकी कंसंट्रेशन अलग अलग है तो ये गैल्वेनिक शेल वर्क करेगा, और अगर इन दोनों की कंसंट्रेशन सेम रख दिया तो कोई भी काम नहीं करने वाला है। ना समझ में? तो यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि याद रखना, इसीलिए इसका नाम कंसंट्रेशन सेल रखा गया, क्योंकि अगर दोनों सेम है तो ऐसा कोई नाम लिख देता है, आइसो सेल करके ऐसा बोल देते हैं ना, ऐसा कुछ भी नाम रख देते हैं वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर कंसंट्रेशन सेल बोला गया, मतलब कि एक ऐसे सेल की खास बात है, इसमें आयंस की सेम इलेक्ट्रोड और सेम इलेक्ट्रोलाइट्स ऑक्सीडेशन का भी काम कर रहा है और रिडक्शन का भी काम कर रहा है। बस उनकी क्या वहाँ पर बताओ कि कंसंट्रेशन में डिफरेंस होने की वजह से वो वर्क करता रहता है, तो इसीलिए वहाँ पर इसको कंसंट्रेशन सेल के नाम से जाना जाता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल आपको कह रहा है कि Zn से Zn2+ जा रहा है, लेकिन कंसंट्रेशन यहाँ पर ऑक्सीडेशन हाफ सेल में, इसका ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल ये C1 है, और Zn2+ से Zn में जा रहा है, और ये क्या हो जाता है? ये रिडक्शन हाफ सेल है, ठीक है, रिडक्शन हाफ सेल है। इसकी कंसंट्रेशन को C2 बताया गया, इसकी कंसंट्रेशन को C1 बताया गया, ऐसा कुछ वहाँ पर। और याद रखना यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ तो एक बात आप खुद बताओ, आपको मैंने एक बात बताई थी, ई शेल को निकालने का तरीका याद है किसी को? मैंने कहा था कि फॉर्मूले तो बहुत है, आप कोई भी उठा सकते हो। मैंने कहा ई ऑक्सीडेशन प्लस क्या कर सकते थे? ई रिडक्शन कर सकते थे, ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन, ऐसा कुछ। और आप खुद ये बताओ, अगर जिंक का स्टैंडर्ड कंडीशन पे ऑक्सीडेशन की बात की जाती है तो आपको पता है मैंने कहा था 0.76 आ जाता था, तो रिडक्शन में क्या हो जाएगा? -0.76 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन में जो वैल्यू है और उसी का रिडक्शन वाली वैल्यू रखेंगे तो क्या होंगे? दोनों वैल्यू सेम ही होंगे, बस क्या हो जाएगा? साइन बदल जाएगा। तो आपको पता है, और इसका मतलब हम दोनों वैल्यू को आपस में क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं, और सेम वैल्यू को आपस में जो घटाता है तो क्या हो जाता है? 0 आ जाता है। इसीलिए याद रखना, एक कंसंट्रेशन सेल की एक खास बात होती है कि उसके लिए E0 सेल की वैल्यू ऑलवेज क्या आ गई? बिना किसी संदेह के। अब बताओ E0 सेल की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। E0 सेल की वैल्यू 0 आएगी। सवाल है क्या ई सेल भी 0 हो जाएगा? नहीं, ई सेल तो डिपेंड करेगा अपने वहाँ पर क्या क्या कंसंट्रेशन रखी है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर ई शेल बराबर, हमको क्या पता है वहाँ पर बताओ, E0 शेल आता था, ठीक है, -0.059/n log/10 Q। अगर कंसंट्रेशन सेल है तो ये तो वैल्यू 0, लेकिन क्या ये 0 हो जाएगा? अभी ये इसकी उम्मीद किस पे टिकी है? Q की वैल्यू के ऊपर। अगर log/10 की वैल्यू log/10 1 आ जाता है, मतलब log 1 आ जाता है बाई चांस, यहाँ पर मतलब Q की वैल्यू 1 आ जाएगी, तब उस कंडीशन पे ये 0 हो जाएगा। अगर Q की वैल्यू 1 नहीं आती है तो उस कंडीशन में कभी भी 0 नहीं होगा। और Q की वैल्यू 1 कब आएगी बताओ? जब आप बताओगे यहाँ पर C1 और C2 की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। क्योंकि आप यहाँ पर बताओ, जब इसके लिए आप Q की वैल्यू लिखोगे, मैंने कहा इसको रिएक्टेंट बोलो भाई, इसको प्रोडक्ट, इसको रिएक्टेंट बोलो, इसको प्रोडक्ट बोलो। जब Q की वैल्यू लिखोगे तो आपको पता है प्रोडक्ट का काम ये कर रहा है C1, फिर इधर आता है रिएक्टेंट का काम ये वाला है C1/C2। अगर C1 और C2 की वैल्यू सेम आती तो ये कैंसिल होकर के 1 आ जाता और Q की वैल्यू 1 आती, और Q की वैल्यू 1 आने का मतलब log 1 आता, log 1 की वैल्यू 0, मतलब ई शेल की वैल्यू तब 0 हो जाती। तो याद रखना है, कंसंट्रेशन सेल पे मैं इसलिए इसमें आपको फोर्स करके बता रहा हूँ क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बन सकता है, तो इस बात का आप ध्यान देना। ई नॉट सेल तो 100% 0, इसमें कोई संदेह नहीं। ई शेल की वैल्यू कब 0 होगी? बाई चांस आपसे अगर कभी बोला जाए तो बताओगे जब C1 और C2, या फिर कह सकते हैं दोनों आयंस की कंसंट्रेशन सेम हो जाए, या फिर मैंने कहा कि अगर वो इलेक्ट्रोलाइट्स है तो ठीक है, अगर कोई वहाँ पर हाइड्रोजन वगैरह इलेक्ट्रोड है तो वहाँ पर उसका प्रेशर भी देखा जाता है, तो प्रेशर पे भी आपको ध्यान देना पड़ता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में सारी चीज़ें हटा रहा हूँ। अब हाइड्रोजन के केस में आपको बताया गया है प्लैटिनम, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड को लिखने का तरीका देखो यहाँ पर बताया गया। आपको पता है हाइड्रोजन के केस में कौन सा इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है? प्लैटिनम। अगर हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन का सेल लिखा जाएगा तो सबसे पहले मैंने कहा ऑक्सीडेशन हाफ सेल, यहाँ पर इसके इलेक्ट्रोड को भी बताना पड़ता है।
कि प्लेटिनम नाम का इलेक्ट्रोड है और यहाँ पर ऑक्सीडेशन हाफ सेल में, अब बताओ कि इसका ऑक्सीडेशन प्रेशर है H2 है ना, H2 की यहाँ पर प्रेशर लिखना पड़ेगा P1, फिर एक लाइन किस में जा रहा है वो H+ में, H+ आयन है तो इसकी कंसंट्रेशन लिखनी पड़ेगी C1, फ्री है। आप देख रहे हैं मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, बताओ ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल को लिखा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में और उसका कंसंट्रेशन सेल बना रहे हैं। अब दूसरी साइड चलते हैं और दूसरी साइड रिडक्शन में क्या होगा बताओ कि H+ आयन मतलब कि ये प्लस ऑक्सीडेशन जिसकी कंसंट्रेशन मैं C2 लिख देता हूँ, से वो किस में जा रहा है H2 में जा रहा है। H2 एक गैस है और गैस के लिए हम प्रेशर लिखेंगे, मैं P2 लिख देता हूँ, हो गया। और उसके बाद ये भी यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड यूज़ किया गया प्लैटिनम, तो यहाँ पर प्लैटिनम लिख देते हैं। तो अब बताओ कि ये रिडक्शन हाफ सेल है, तो हाइड्रोजन के कंसंट्रेशन सेल को लिखने का तरीका ये होता है और हाइड्रोजन के जब भी ऑक्सीडेशन हाफ लिखे या फिर रिडक्शन लिखे वहाँ पर हम उसका इलेक्ट्रोड भी मेंशन करते हैं कि किसका इलेक्ट्रोड वहाँ पर प्लैटिनम का है। तो अब अगर हाइड्रोजन के केस में हम लिखते हैं तो अब अगर बताओ यहाँ पर मैंने कहा Q की वैल्यू, ई ऑक्सीडेशन तो इसका वैसे भी 0 होता है। अब यहाँ पर अगर बात करते हैं तो अब बताओ मैंने कहा था इसको रिएक्टेंट बोलो और इसको क्या बोलो प्रोडक्ट। यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं रिएक्टेंट और इसको क्या बोलते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट। तो जब हम इसको लिखते हैं तो रिएक्टेंट साइड कौन, पहले प्रोडक्ट साइड को लिखते हैं। यहाँ पर कौन है C1 × और यहाँ पर प्रोडक्ट साइड कौन है प्रेशर मतलब P2 अपान, यहाँ पर रिएक्टेंट साइड आते हैं कौन है P1 इसका प्रेशर और यहाँ पर कौन है C2। तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड के केस में, कंसंट्रेशन सेल के केस में, तो आपको वहाँ पर क्या देना है ध्यान, हो सकता है कंसंट्रेशन वहाँ पर सेम हो जाए। कहता है क्या केवल कंसंट्रेशन को सेम करने से ही वहाँ पर ई शेल की वैल्यू 0 हो जाएगी, नहीं, अभी किससे उम्मीद बची हुई है, अब बताओगे प्रेशर से। अगर प्रेशर भी सेम हो जाए, P1 P2 की वैल्यू भी सेम हो जाए, C1 C2 की वैल्यू भी सेम हो जाए, तब तो अब बताओ Q की वैल्यू 1 और Q की वैल्यू 1 आ जाएगा तो अब बताओगे वहाँ पर ई शेल की वैल्यू तो अब 0 ही आने वाला क्योंकि log 1 आ जाएगा। लेकिन हाँ अगर कंसंट्रेशन को सेम करके प्रेशर को डिफरेंट कर रहे हैं तब भी EMF ऑफ शेल आपको मिल जाएगा। हो सकता है प्रेशर को सेम करके कंसंट्रेशन डिफरेंट कर रहे हैं तब भी वहाँ पर उस कंसंट्रेशन सेल में EMF की वैल्यू आपको कुछ न कुछ जरूर मिलेगी। तो ऐसा कुछ अगर कभी थ्योरेटिकल बनता है तो आपने अगर सही से पढ़ा है नेक्स्ट इक्वेशन तो आपको वहाँ पर समझ में आएगा। चलिए एक और सेल है यहाँ पर जिसको हम कहते हैं फ्यूल सेल। ये भी एक एग्जाम्पल होता है, अब बताओगे गैल्वेनिक शेल का, और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि गैल्वेनिक शेल का एग्जाम्पल है। और इनकी एक खास बात है फ्यूल सेल की कि ये एक क्या हो जाता है कॉन्टिन्यूअस सोर्स होता है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने का। तो यहाँ पर भी एक चीज़ याद रखना, हम क्या करते हैं यहाँ पर फ्यूल डालते रहते हैं लगातार फ्यूल सेल में, फ्यूल को एक तरफ से डालते रहते हैं और दूसरी तरफ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके देता जाता है। और यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि यहाँ पर जो हम फ्यूल ज़्यादातर यूज़ करते हैं यहाँ पर कार्बन यूज़ करते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कुछ हाइड्रोकार्बन, वो भी लगभग 5 कार्बन तक के रेंज का यूज़ करते हैं। और सबसे फेमस जो फ्यूल सेल है उसका नाम जो आता है यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, काफ़ी फेमस है। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड यूज़ किया जाता है, जैसे इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड को पोरस किया जाता है, बीच बीच में होल कर दिए जाते हैं, छोटे छोटे होल, और उसी में मेटल्स वगैरह प्लेटिनम ऐसे मेटल्स भर दिए जाते हैं जो कि एक कैटलिस्ट का काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर नेट जो रिएक्शंस होती है वो कंबर्शन की होती है। तो अब क्या होगा, जब कैटलिस्ट होता है ना उस रिएक्शन को सपोर्ट करवाता है और जितनी अच्छी से रिएक्शंस होगी उतनी अच्छी वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। और दूसरी खास बात यहाँ पर यह है कि इसकी इफिशियंसी बहुत अच्छी होती है। एक तो यहाँ पर बताया गया है एनसीईआरटी में कि ये पॉल्यूशन कॉज नहीं करता है और बहुत ही अच्छी इफिशियंसी है। एनसीईआरटी में साफ साफ लिखता है लगभग 70% के आसपास की इसकी इफिशियंसी होती है। और अगर कोई थर्मल प्लांट होता है, ठीक है, अगर कोई थर्मो प्लांट्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, जैसे कोयले वगैरह जला करके वहाँ पर, तो वहाँ पर बताया जाता है कि जो भी इफिशियंसी आती है लगभग 40 के आसपास आती है, 40% के आसपास। लेकिन फ्यूल सेल का लगभग 70% होता है, जो कि बहुत ही अच्छा यहाँ पर, ठीक है, इफिशियंसी देता है। और साथ ही साथ सबसे अच्छी बात है कि ये पॉल्यूशन फ्री वर्किंग करता है। तो चलो इसको देख लेते हैं यहाँ पर। तो फ्यूल सेल के बारे में बताता है, फ्यूल सेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ गैल्वेनिक शेल या फिर वोल्टेइक शेल इन विच फ्यूल इज कॉन्टिन्यूसली सप्लाइड, जहाँ पर फ्यूल को कॉन्टिन्यूसली सप्लाई किया जा रहा है। फिर बताया गया फ्यूल सेल कन्वर्टेड केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जाहिर सी बात है, अगर गैल्वेनिक सेल का एग्जांपल है तो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। फिर आपको कहता है इन फ्यूल सेल कॉमन फ्यूल्स आर हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड्स और हाइड्रोकार्बन, वो भी लगभग 5 कार्बन तक के होते हैं। अगला आपको बताया गया इन फ्यूल सेल नेट सेल रिएक्शन इज कंबर्शन ऑफ 1 मोल फ्यूल। तो यहाँ पर टोटल यहाँ पर कंबर्शन की रिएक्शंस ही होती है। फिर आपको यहाँ पर बताया गया द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ फ्यूल सेल, द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ
फ्यूल सेल इज हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, सबसे ज़्यादा कॉमन यहाँ पर माना जाता है। आपके एनसीईआरटी में इसका फिगर भी वहाँ पर बना है। बताइए इन फ्यूल सेल इलेक्ट्रोड्स आर मेड अप ऑफ पोरस कंप्रेस्ड कार्बन कंटेनिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट, जैसे कौन से, प्लैटिनम, पैलेडियम, ठीक है, सिल्वर एंड कॉपर। ऐसे वहाँ पर कैटलिस्ट का भी यूज़ किया जाता है वहाँ पर, जिससे कि वहाँ पर रिएक्शन और अच्छी हो पाए। फिर आपको यहाँ पर कहता है एडवांटेज ऑफ फ्यूल सेल, फ्यूल सेल की क्या खास बात है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर ये बताता है कि फ्यूल सेल हैव अ हायर एफिशिएंसी देन एनी अदर गैल्वेनिक सेल, और लगभग 60 to 70% आपकी एनसीईआरटी में लिखता है कि ऑलमोस्ट 70%, तो आप 70% याद रखना अगर कभी आता है तो। और बताया कि कॉन्टिन्यूस सोर्स होता है एनर्जी, कहते हैं एक तरफ से आप वहाँ पर फ्यूल डालते जाओ, दूसरी तरफ से वो लगातार एनर्जी आपको प्रोड्यूस करके देता रहेगा। और सबसे अच्छी बात है कि वहाँ पर पॉल्यूशन फ्री वर्किंग करता रहता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही करते हैं। अगले लेक्चर में इसके बचे जो भी जोन्स हैं उसको देखेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, इतना करते हैं। थैंक यू।